बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है कब से मोहब्बत और इसकी राइटर हैं बिनते कौसर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। अरे ओ कल मोही, इधर आ जल्दी। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है, मर इधर। जुबैदा ने बाहर बरामदे में बैठे बैठे धूम सेकते उसे आवाज़ लगाई। आई ताई माँ। उसने जल्दी से मारिया के कपड़े इस्त्री करके हैंगर में डाले और इस्त्री ऑफ करके बाहर भाग गई। जी ताई अम्मा। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ मरी हुई थी सुबह से? कहा भी था तुझे मुझे सुबह सवेरे भूख लगती है, दो फुलके डाल दिया कर पहले मुझे। लेकिन नहीं, तुझ रीट को तो किसी बात का असर ही नहीं होता। उन्होंने उसे लताड़ा। जी ताई अम्मा, अभी लाती हूँ। उनकी बात सुनकर वो ये ना कह पाई कि वो जो सुबह सुबह चाय के साथ रस केक खाए थे वो किस खाते में आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वो एक नज़र उनको देखकर किचन की तरफ भागी थी। किचन पर जाकर उसने एक चूल्हे पर जल्दी से चाय चढ़ाई और आटा निकाल कर रोटियां बेलने लगी। तेज़ तेज़ हाथ चलाती वो सारे काम कर रही थी। साहिबा, तुझे सुबह मैंने कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दिए थे, कर दिए? मारिया ने अंदर आकर उससे तेज़ आवाज़ में पूछा। जी आपी, कर दी हैं, बाहर कुंडी पर लटकाए हैं, उसने मसरूफियत से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, और सुनो, मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, मेरा कमरा ज़रा साफ़ कर देना। जाते जाते वो हुक्म देते हुए पलट गई। वो सर हिलाकर रह गई। ताईम और बाकियों को नाश्ता करवाकर उसने पूरे सहन में झाड़ू दिया था। मतवस्त तबके का छोटा सा घर जिसमें चची चचा और उनके बच्चे जो सवेरा और इब्राहिम थे, वो दोनों 10 साल के थे। मारिया और खलील जो ताइम्मा के बच्चे थे। और हाँ, इस घर में एक नौकरानी से हैसियत रखने वाली साहिबा भी रहती थी। माँ बाप दोनों वफात पा चुके थे। भोली भाली सी गोल मटोल काली आंखों वाली 18 साला साहिबा को सबने नौकर ही समझ रखा था। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई उससे अपना हर काम लेता था और सदा की भोली साहिबा खुशदिली से उनके हर काम करती थी। 17 साला साहिबा को माँ बाप ने अपनी आंख का तारा बनाकर रखा हुआ था। उसकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को खुशदिली से पूरी करते। लेकिन कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साहिबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 साल पहले वालिद हार्ट अटैक से खालिक हकीकी से जा मिले। बाप की मौत के बाद माँ ने हर सर्दो गर्म से उसे बचा कर रखा। उसकी मासूमियत को देखते उन्होंने कभी उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया था। यही वजह थी कि उसने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा। उन्हें डर था कि उसकी मासूमियत से कहीं बाहर के जालिम लोग उसे कहीं नोश न खा जाएं। लेकिन 5 साल पहले जब उनको अपने कैंसर का पता चला तो खुद से ज़्यादा उनको साहिबा की फ़िक्र घोल गई। वो नहीं जानती थी कि उनके बाद उनकी साहिबा का क्या होगा। घर वालों से उनको कोई उम्मीद नहीं थी। उनका सलूक वो जानती थी। अपने आखिरी वक्त में रोती उसके ताया ताई के सामने उसका ख्याल रखने का कहकर दुनिया से रुखसत हो गई। माँ के मरने के बाद चची और ताई ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। लेकिन वह मासूम मोहब्बत में उनके काम करती। आज तक एक उफ तक नहीं की उसने। मासूमियत के साथ जो चीज़ और उसको मुनफरिद बनाती थी वो उसका शरारतीपन और बचपना। बचपन से प्यार दुलार की वजह से वो आराम से सब पर भरोसा कर लेती थी। ये थी साहिबा की ज़िंदगी। अब देखना ये था कि साहिबा क्या यूं ही ताई और चची के तानों में गुजार देगी या उसकी ज़िंदगी भी संवरेगी। सारे काम निपटा कर वो सवेरा और इब्राहिम को पानी गर्म करके नहला धुला कर तैयार करने बैठ गई। और कोई काम तो वो करती ही नहीं थी, इसलिए घर के काम लेकर बैठ जाती थी। सारा दिन काम करने के बावजूद उसके माथे पर एक शिकन भी नहीं होती थी। आसमान पे बादलों का डेरा देखकर वो सहन से सारी चारपाइयाँ उठाकर कमरों में रख गई और फिर से किचन में चली गई। सुबह से बगैर कुछ खाए वो काम में लगी हुई थी। उसे आदत हो गई थी। दिन में वो कोई एक मरतबा रोटी खाती थी। ना घर में से किसी को ख्याल आता उसके खाने पीने का। सुबह से ही सब अपने अपने कमरों में घुस जाते। मारिया जो उससे बड़ी थी हर वक्त दोस्तों के साथ निकली होती या घर पर मोबाइल पे लगी रहती। सबकी नफरत भरी नज़रें वो देखकर भी इग्नोर कर देती थी। अरे सुन साहिबा, मेरे कुछ कपड़े धोने वाले हैं, जा जाके वो तू धो दे। तुझे पता तो है मुझे जल्दी सर्दी लग जाती है। जा जल्दी जा, फिर दोपहर में धूप में डाल दे। चची ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जो सर्दी से कंबल में दुबक कर लेटी हुई थी। जी चची जान। एक तो उसे खुद को इतनी सर्दी लगती थी, ऊपर से ठंडे पानी में कपड़े धोने से उसे फ़ौरन बुखार और नज़ला ज़ुकाम हो जाता था। लेकिन वो मना नहीं कर सकी। बिस्तर से निकलकर कपड़े लेकर आई। बरामदे में बने थड़े पर बैठकर कपड़ों को मल मल कर साबुन से धोने लगी। कपड़े धोने के बाद वो धूप में उन्हें सूखने के लिए डाल आई। इसके बाद वो किचन में आई। अपने लिए चाय का पानी चढ़ाया क्योंकि जानती थी अगर चाय ना पी तो शाम तक बुखार में फुनक रही होगी। चाय बनने के बाद अभी वो कप में डाल ही रही थी जब आगे से मारिया दाखिल हुई। यार साहिबा, कसम से सही वक्त पर चाय बनाई है, लाओ दो मुझे, बड़ी सर्दी लग रही है।
साहिबा ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखकर कप उससे बढ़ा दिया और ख़ुद कमरे में आ गई। कमरे में आकर अलमारी खुली और इसमें से अम्मा अब्बा की तस्वीर निकाल कर बेड पर बैठ गई। अम्मा, मुझे बड़ी याद आती है तेरी। उसने अम्मा की तस्वीर पे हाथ फेरते हुए रुंधी आवाज़ में कहा। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद पलकों की बाट तोड़कर बाहर निकल आए। वो वहीं पे तस्वीर को सीने से लगाए कंबल में दुबक कर बैठ गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और फिर वही हुआ। शाम तक वो बुखार में दहक रही थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। 3-4 दिन बुखार और खांसी में मुब्तला रहने के बाद वो खुद बहुत ही ठीक हो गई। अरे ओ साहिबा, निकलो अब महारानी अपने हुजरे से। सब जानती हूँ काम से छुटकारे के बहाने हैं बीमारी के। निकल, कोई शहजादा नहीं आने वाला तेरे लिए। ताई ने बरामदे में चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया था। अंदर कमरे में वो उनकी कड़वी कसीली बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। क्या सच में मेरे लिए कोई शहजादा नहीं आ सकता? मेरे लिए शहजादा क्यों नहीं आ सकता? उसने दुख से सोचा और फिर अपने आंसू पोंछती कमरे से निकल आई। आपो, मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करनी। कितनी बार कहूँ आपसे? उसने झुंझलाहट में अपने सामने बैठी अपनी 2 मिनट बड़ी बहन को कहा। क्यों नहीं करनी? मैंने भी कह दिया है, इस बार तुम्हारी शादी करवा कर जाऊंगी। उसने भी आगे से टका सा जवाब दिया। आपको क्या हो गया है? आपको क्यों जिद कर रही है? उसने उनकी गोद से रोती ईशा को अपनी गोद में लिया और बहलाने लगा। कोई जिद नहीं कर रही, तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो। इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे? गुजार लूँगा। फारिद प्लीज़, उसने आजिज़ी से कहा। अपो प्लीज़। दूबदू जवाब है। क्या मसला है तुम्हें शादी से? उसने अब खफगी से पूछा। क्या एक एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है? उसने भी सपाट लहजे में जवाब दिया। नहीं मेरे भाई, मैं मानती हूँ तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन कब तक ऐसे रहोगे? कब निकलोगे इस अजियत से? अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोच लो। उसने उसके पास बैठकर फिर से समझाया। मेरे बच्चों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ आपो। वही असली ढीठपन, लेकिन उन्हें माँ की कमी महसूस होती है फारिद। उसने समझाना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें माँ की। वो हल्का सा बरहम हुआ। देखो फारिद मेरे भाई, ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं गुजर सकती, थक जाओगे। बीवी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बच्चों का भी तो सोचो, वो कैसे सारी ज़िंदगी माँ के बगैर गुजारेंगे? तुम सारा दिन ऑफिस में होते हो, तब तक बच्चे एक मुलाजमा के सहारे होते हैं। मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे प्यार से समझाया। और इस बात की क्या गारंटी है जो आएगी वो बच्चों को माँ का प्यार देगी? वो कि क्यों किसी और के बच्चों को संभालेगी? उसने तंजिया पूछा। मेरी जान, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोई अच्छी नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं। लालची, मक्कार, धोखेबाज। उसने नफ़रत से सर झटका। बस कर दो फारिद, सब एक जैसी नहीं होती। और मत भूलो कि सारा तुम्हारी चॉइस थी। हमने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम्हें मोहब्बत का भूत सर चढ़ा हुआ था, इसलिए बाकियों पर इल्ज़ाम देना बंद करो। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे किसी काम में दखल दूं, तो आइंदा कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। पहले गुस्से और फिर रुंधी हुई आवाज़ में कहते वो रुख मोड़ गई। फारिद ने तड़प कर उनकी जानिब देखा। आपो यार, ऐसे तो नहीं कही, मैंने कब कहा है ऐसा? आप जानती हैं आप कितनी अहम है मेरे लिए। आप हक रखती हैं मुझ पर। ठीक है, आप ढूंढे लड़की, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप खुश? उसने आयमा को साथ लगाते उसके आंसू पूछे तो वो अपनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे मुस्कुरा दी। आयमा ने मुस्कुरा कर ईशा को अपनी गोद में लिया। ठीक है फिर, मैं जाहिदा आपा से कहा था रिश्ता ढूंढने को, मैं आज ही उन्हें बुलाकर पूछती हूँ। उन्होंने खुश होते हुए उठकर तेज़ी से कहा तो फारिद उन्हें देखकर रह गया था। जाहिदा आपा, जल्दी से बताएं, जैसी मैंने लड़की कही थी ढूंढी आपने? आयमा ने एक उम्र रसीदा औरत जिसका नाम जाहिदा था उसको कहा तो वो आगे से मुस्कुरा दी। क्यों नहीं मेरी बच्ची, एक लड़की है मेरे नज़र में। मेरे पास तस्वीर तो नहीं है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, जवान और सुघर। बहुत अच्छी और नेक बच्ची है। माँ बाप है नहीं, अपने ताया के घर रहती है। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप मिल लीजिएगा उन लोगों से। उनकी बात सुनकर आयमा की आंखें खुशी से चमकी थीं। थैंक यू सो मच आंटी, बस जल्दी से मुझे एड्रेस बता दें, मैं आज ही जाऊँगी। उसकी तेज़ी देखकर तो जाहिदा आपा भी मुस्कुरा दी। देखें, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप फैसला करके मुझे बता दें। आयमा इस वक्त उनके घर बैठी हुई थी और सामने साहिबा के ताया ताई और चचा चची बैठे थे। उसकी बात सुन के ताई ने आहिस्ता से ताया के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर खुसर फुसर के बाद वो सीधे हुए। जी जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, समझ लें आज से साहिबा आपकी। ताई ने मीठी छुरी बनकर कहा तो आयमा खिल उठी। मैं साहिबा से मिलना चाहती हूँ, उसे बुला दें प्लीज़। उसने कहा तो ताई ने एक पल को सोचा। जाओ निसा, साहिबा को ले आओ। चची फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर निकल गई। साहिबा, और ही साहिबा, जल्दी इधर हाँ, मेरे साथ मेहमान आए हैं, उनसे मिलवाना है तुझे। चची ने उसके कमरे में आकर कहा, जहाँ वो सवेरा और इब्राहिम के साथ लूडो खेलने में मसरूफ़ थी। चची की बात पे उसने हैरत से अपनी काली काली आंखें पटपटा कर देखा। लेकिन चची, मुझसे क्यों मिलना है? उसने मासूमियत से पूछा। उठ चल, ज़्यादा सवाल न कर और दुपट्टा ज़रा सलीके से ले।
اس نے کھینچ کر اسے بستر سے اتارا۔ صاحبہ نے جلدی جلدی چپل پہنی۔ اماں، ہم نے بھی مہمانوں سے ملنا ہے۔ سویرا اور ابراہیم بھی فوراً سے پہلے بستر سے اترے۔ نہیں، تم لوگ نہیں، آرام سے بیٹھو ادھر، خبردار جو ہلے۔ چچی نے جھڑکا۔ نہیں اماں، ہم نے جانا ہے۔ انہوں نے شور مچایا تو چچی نے دونوں کو کمر پہ ایک ایک دھموکا جڑا تو دونوں چپ کر کے بستر پر بیٹھ گئے اور منہ پھلا لیا۔ صاحبہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنستی اور منہ چراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں آتے اونچی آواز میں سلام کیا تو آئمہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ میرج کچیلے کپڑوں میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے چلی آ رہی تھی۔ چچی نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آئمہ کو وہ کی چھوٹی سی بچی لگی، اوپر سے صحت سے بھی کمزور تھی وہ، اور پھر اس کی معصومیت۔ یہ ہے ہماری صاحبہ، ہر کام میں سگھر ہے، سب کی لاڈلی ہے گھر میں، کبھی گھر میں اس نے کوئی کام نہیں لیا، ہم نے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے اسے ہم نے۔ تائی نے اس کے آتے ہی اس کی تعریفوں، یا یوں کہنا بہتر ہوگا اپنی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ صاحبہ نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تائی کیوں اس کی تعریف کری جا رہی ہیں۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ آئمہ نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر تائی اماں کو۔ تائی اماں نے اشارے سے اسے جانے کا کہا تو وہ اٹھ کر آئمہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہو صاحبہ؟ آئمہ نے اس کے نرم و ملائم گال چھول کر پیار سے پوچھا۔ آئمہ کو وہ معصوم سی صاحبہ بہت اچھی لگی تھی، اسے لگا کہ اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اس نے اعتماد سے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی تھی چندا؟ اس نے صاحبہ کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ میں سویرا اور ابراہیم کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، بہت چیٹنگ کرتے ہیں دونوں۔ میں نہیں کرتی، اس نے اونچی آواز میں مسکرا کر فل جوش سے جواب دیا۔ تائی اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ آئمہ ہنسی۔ ارے واہ، کتنا پری ہو صاحبہ؟ اس نے پوچھا۔ میں تو نہیں پڑھتی، سویرا اور ابراہیم اسکول جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا پڑھنا۔ ایک بار اسکول گئی، وہاں استانی مارتی تھی، اماں کہتی تھی لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی، اس نے بتایا۔ آئمہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ آئمہ نے پھر پیار سے پوچھا تو صاحبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ اس نے اپنی کالی آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ الجھن واضح تھی۔ یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گی جب اگلی بار آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ مان گئی۔ آئمہ مسکرائی۔ یہ کیا ہوا ہے صاحبہ؟ اس کے سرخ چھوٹے ہاتھوں پہ چھالے دیکھ کر آئمہ نے اس سے پوچھا۔ یہ تو وہ روٹی پکاتے، ابھی وہ بتاتی جب تائی نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ آہا صاحبہ میری جان، اب جاؤ آپ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، انہوں نے تیزی سے کہا۔ آئمہ نے غور سے ان کا رویہ نوٹس کیا، اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت کیا چیز ہے۔ اچھا اپی، میں جا رہی ہوں، آپ پھر ضرور آئیے گا۔ اچانک سے وہ آئمہ کے گلے لگ گئی، شاید پہلی بار کسی نے اتنے پیار سے بات کی تھی، اس لیے وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ آئمہ نے بھی اسے گلے لگایا۔ چچی اسے لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آئمہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن میں 2 دن بعد ڈائریکٹ نکاح اور رخصتی چاہتی ہوں۔ آئمہ نے کہا۔ ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ آئمہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تائی نے ایک نظر تایا کو دیکھا اور بولنا شروع ہوئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ جیسا آپ نے کہا کہ لڑکا 3 بچوں کا باپ ہے اور عمر میں بھی 30 سال کا ہے، اس کے حساب سے وہ صاحبہ سے دگنی عمر کا ہے۔ صاحبہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے، اسے اچھے سے اچھا لڑکا مل جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی شرافت دیکھ کر ہم آپ کو لڑکی دے رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بدلے میں ہمیں 1 کروڑ چاہیے، جو آپ کے لیے بہت معمولی بات ہوگی، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ۔ شرط سن کر آئمہ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھی، اب سراسر اس کی قیمت لگا رہی تھی۔ اس نے افسوس سے سوچا، یہ سراسر آپ کا لالچ بول رہا ہے آنٹی، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اور وہ کتنی لاڈلی ہے آپ لوگوں کی مجھے پتہ چل چکا ہے، لیکن آپ کو پیسے مل جائیں گے، اس نے کہا، اور اٹھ کر ہی رقم پہنچ جائے گی کل ہی، اور نکاح بھی کل ہی ہوگا، ساتھ میں رخصتی بھی، کہہ کر وہ جلدی جلدی وہاں سے نکل آئی، جبکہ پیچھے سب کی باتیں کھل گئی تھی۔ ایک نکارہ لڑکی کے بدلے انہیں اتنی بڑی رقم مل رہی تھی، ان کے لیے اور اچھی خبر کیا ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد تائی اور چچی صاحبہ کے پاس آئے اور اسے حکم سنا کر چلے گئے کہ کل اس کا نکاح ہے، جبکہ وہ تو خاموشی سے ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سب کچھ بھار میں جھونکتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جو ہوگا کل دیکھا جائے گا۔ وہ گھر میں آئی تو فارد لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ 2 سالہ عائشہ صوفے پہ ہی لیٹی تھی، منہ میں فیڈر تھا۔ 4 سالہ جڑواں سونی اور رابی نیچے بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی اور آ کر فارد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ آئمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام آپو، اس نے مصروفیت سے جواب دیا۔ رابی اور سونی آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ آئمہ نے دونوں کے گال پر بوسہ دیا۔ ایک گڈ نیوز ہے، آئمہ نے چہکتے ہوئے بتایا۔ فارد نے چونک کر سر اٹھایا۔ اچھا، کیا کہیں آپ کے شوہر نامدار تو نہیں آ رہے؟ اس نے انہیں چھیڑا۔ وہ جھیم گئی۔ ارے نہیں، سنو تو، اس نے اسے ہلایا۔ سنائے آپو، اس نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ لڑکی مل گئی ہے، اس نے جوش سے بتایا۔ کون لڑکی؟ لاپرواہ انداز تھا
अरे तुम्हारी होने वाली बीवी, उसने बीवी पे जोर दिया। एक पल को वो चौंका, फिर से मसरूफ़ हो गया। अच्छा, यकलफ्ज़ी जवाब। आयमा का मुंह लटक गया। यार तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आयमा ने खफगी से कहा। तो और क्या करूँ आपो, उसने बेबसी से कहा। अच्छा लड़की तो देख लो, एकदम हीरा है हीरा, चांद से उतरी हुई परी। मुझे तो इतनी पसंद, दिल कर रहा है आज ही ले आऊँ घर। आयमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फारिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तस्वीर लाई हूँ, ये लो देख लो। नहीं, मुझे नहीं देखनी, उसने सिरे से ही इनकार कर दिया। यार देख तो लो, तुम्हें पसंद आएगी, उसने फिर से इसरार किया। आपो प्लीज़, उसने आजिज़ आकर कहा। आयमा ने उसे घूरते तस्वीर को सोनी और राबी को दिखाया। बच्चों आप लोग बताओ कैसी लगी आपको अपनी मामा, उसने अपनी अब सोनी और राबी से पूछा। ये हमारी मामा है, उन दोनों ने पूछा था। जी, हम कल आपकी मामा को लेने जाएंगे, उसने प्यार से कहा। पुप्पो, मामा बहुत प्यारी हैं, हमें मामा चाहिए, हम भी इनके साथ खेलेंगे, उनके साथ सोएंगे और स्कूल भी जाएंगे। दोनों ने बारी बारी तस्वीर पे बोसा दिया और आयमा से जोश में कहा। क्यों नहीं मेरी जान। आयमा ने उनको गले लगाया, जबकि फारिद से मजीद ये मामा नामा बर्दाश्त ना हुआ। आपो, ये शादी आपकी मर्ज़ी से हो रही है और सिर्फ बच्चों की खातिर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर उस आने वाली लड़की ने मेरे बच्चों से बुरा सलूक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी जब आप कहेंगी मैं निकाह कर लूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद में नहीं रखें, उसने संजीदगी से कहा। ठीक है, कल तैयार हो जाना। आयमा ने लापरवाही से फ़ौरन कहा तो फारिद ने झटके से सर उठाया। क्या, वो दबा दबा चीखा। हाँ तो कल मैं कब तक तुम्हारे घर बैठी रहूँगी, मेरा भी घर है, शोहर है, बच्चे हैं, मुझे उन्हें भी संभालना है। मेरा काम सिर्फ तुम्हारी शादी करना है, जो मैं जाने से पहले करके जाऊंगी। और वैसे भी परसों हमाद मुझे लेने आ रहे हैं, उसने लापरवाही से कहा तो फारिद सर झटक कर रह गया। आयमा ने हंसी दबाई। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। आओ बच्चों, हम लोग सोने चलते हैं, कल आपके लिए मामा भी लानी है। उसने ईशा को सोफे से उठाया और कंधे से लगाती सोनी और राबी को लेकर चल दी। अगली सुबह आयमा फारिद को लेकर घर से निकली। बच्चों को नैनी के पास छोड़कर वो घर से रवाना हुए। गाड़ी जब तंग सी गली में दाखिल हुई तो फारिद ने हैरान नज़रों से पहले गली और फिर आयमा को देखा, जो जानबूझकर इधर उधर देखने लगी थी। डोंट टेल मी आपी, क्या आपने किसी जाहिल गंवार और गरीब लड़की को मेरे लिए चुना है, उसने सदमे से फटी आवाज़ में पूछा। हल्की हल्की दाढ़ी और सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक और काले बाल जो जल से सेट किए गए थे, वरना अक्सर वो इसकी पेशानी को ही सलामी दे रहे होते थे। 3 पीस सूट में वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम चुप करो, तुम्हें तो अपने बच्चों की माँ चाहिए ना बस, आयमा ने घुरका। गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी। लोग घरों से निकल निकल कर इतनी बड़ी गाड़ी को हैरत से देख रहे थे। आयमा फिरोजी रंग की साड़ी पहने हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकली तो फारिद ने भी उसकी तकलीद में बाहर निकला। आयमा उसे लिए अंदर दाखिल हुई। पीछे औरतें इतने अमीर लोगों को घर के अंदर दाखिल होते देखकर मुंह में हाथ रख कर चह मगोइयाँ करने लगी। मौलवी पहले से मौजूद था, उनको ड्राइंग रूम में बिठाया गया। सबसे पहले लड़के से रजामंदी ली गई। अम्मी, आपने तो कहा था लड़का बूढ़ा, उम्र रसीदा और 3 बच्चों का बाप है, लेकिन ये तो इतना हैंडसम है, इस मनहूस के लिए इतना अमीर लड़का देखने की क्या ज़रूरत थी। मारिया पर्दे में फारिद को देखकर साथ खड़ी अपनी माँ से कहने लगी। मुझे क्या पता था लड़का इतना जवान और खूबसूरत होगा, मुझे तो लगा था कोई तोंद निकली हुई भद्दा सा आदमी होगा। ताई में भी जल भुन गई थी। काश अम्मी मुझसे ही शादी करा देती इसकी, उसने ठंडी आह भरी। अच्छा बस चुप कर, जो होना था हो गया, कम अज़ कम पैसे तो मिले हैं उस मनहूस के बदले, आगे हमारी तरफ से जाए जहन्नम में, ताई ने जल्दे दिल से कहा। पर अम्मा चुप कर जा, बकबक ना कर। ताई ने उसे घूरा तो वो खामोश हो गई। थोड़ी देर में लड़की की तरफ से भी इजाबो कबूल का मरहला तय हुआ। आयमा उससे जाकर मिली, वो भी खुश दिली से उठकर मिली। उसे आम से सुर्ख जोड़े में बगैर मेकअप के सुर्ख घूंघट और आया गया था। आयमा ने थोड़ी देर में रुखसती का कहा। सवेरा और इब्राहिम इससे मिलकर रो रहे थे। रोई तो साहिबा भी थी। सबके गले लगकर वो खूब आंसू बहा रही थी, जबकि उसकी रुखसती पे किसी की आंख नम नहीं थी। ताया ने सर पे हाथ रखकर रुखसत किया। फारिद इस मेलोड्रामा से तंग आकर पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गया था। आयमा उसे मुश्किल से चुप करवाती गाड़ी के करीब ले आई। उसे अंदर बिठाकर खुद बैठी और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। साहिबा खिड़की से हाथ हिलाकर सबको बाय बोल रही थी। फारिद मुंह मोड़े बैठा था। 15 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। फारिद तो जल्दी से गाड़ी से निकलता अंदर की जानिब बढ़ गया। आयमा उसकी पुश्त घूर कर रह गई। उसने साहिबा को बाहर निकलने में मदद दी और घर के अंदर ले आई। साहिबा ने घूंघट उठाकर जब घर देखा तो उसका हैरत से मुंह खुल गया। ये किसका घर है, उसने मासूमियत से आंखें फाड़ फाड़ कर गोल गोल घूम कर कहा। ये तुम्हारा घर है साहिबा, आयमा ने प्यार से कहा। मेरा? क्या ये सच्ची मेरा घर है? ये तो बिल्कुल ड्रामों वाले घर की तरह है, इतना बड़ा। आपको पता है मेरा बचपन से शौक था इतना बड़ा घर देखने का, उसने जोश व खरोश से आयमा का हाथ थाम कर कहा। तो आयमा को उस पर बेहद प्यार है। क्यों नहीं मेरी जान, आज से ये घर तुम्हारा है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आयमा उसको लेकर उसके कमरे की तरफ जल्दी।
अंदर दाखिल होकर साहिबा की आंखें फिर से खुल गईं, क्योंकि पूरे कमरे को सुर्ख गुलाब के फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। बेड के ऊपर भी फूलों से हार्ट बनाया गया था। इतराफ में रेड गुलाबों के फूल की लड़ियां लगाई हुई थी। दहलीज से लेकर बेड तक भी फूलों से रास्ता बनाया गया था। पूरे कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी। आपी, ये क्या है? इतना बड़ा कमरा, इतना खूबसूरत, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये भी मेरा है क्या? उसने खुशी से सुर्ख चेहरे से आगे बढ़कर कहा तो आयमा हंसी। हाँ, ये कमरा भी तुम्हारा है और इसकी चीज़ें भी। ठीक है, उसने उसकी थोड़ी छूकर कहा तो साहिबा मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छी हैं आपी, उसने खुशी से आयमा के गले लगकर कहा। तुम भी बहुत अच्छी हो मेरी जान, और आइंदा से तुम भी मुझे आपो कह सकती हो, क्योंकि फ़ारिद भी मुझे आपो कहता है। आयमा ने भी उसे खुद में भेजा। अच्छा चलो अब बैठो यहाँ, फ़ारिद आता ही होगा। उसने उसे बेड पे बिठाया। फ़ारिद कौन है? उसने पूछा। तुम्हारा शोहर, जिससे थोड़ी देर पहले तुम्हारा निकाह हुआ है, जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा था। आयमा ने उसे बताया। अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं उन्हें, उसने मासूमियत से कहा। तो कोई बात नहीं, अब देख लेना, मैं भेजती हूँ उसे, उसने कहा तो साहिबा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। आयमा ने उसकी पेशानी चूमी और कुछ और हदायत देती कमरे से निकल गई। वो उसे ढूंढते हुए टेरेस पे आई थी, जहाँ वो सिगरेट फूंकता किसी गहरी सोच में गुम था। फ़ारिद, यहाँ क्या कर रहे हो? दुल्हन कब से इंतज़ार कर रही है, कमरे में चलो। आयमा ने उसके पास आकर डांटा उसे। मैं क्यों जाऊँ कमरे में? उसने चौंक कर उन्हें देखा और संजीदगी से कहा। शोहर अपनी बीवी के पास ही जाता है, और इस सिगरेट की जान छोड़ो, जाओ उसके पास। आयमा ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। आपी प्लीज़, मैंने शादी कर ली, वही बहुत है, और मुझसे चौंचले नहीं उठाए जाते। अगर उसे बच्चों के लिए लेकर आई हैं तो उनके पास भेजे, मेरे कमरे में नहीं, उसने नागवारी से उनको देखकर कहा तो आयमा ने अफसोस से उसे देखा। वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ कमरे में। आयमा ने उसे गुस्से से टोका। आप गुस्सा तो नहीं करें, जाता हूँ, उसने नरमी से कहा। अभी जाओ, वो अभी भी गुस्सा थी। जा रहा हूँ, आप जाएं सोने के लिए, मैं चला जाऊँगा, उसने समझाया। प्रॉमिस जाओगे? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। प्रॉमिस, उसने उन्हें कंधों से पकड़कर अंदर भेजा तो वो एक नज़र उसे देखती चली गई। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी, लेकिन वो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से इतने बड़े घूंघट की वजह से गर्दन भी अकड़ गई थी। कभी वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ चढ़ती और कभी सीधी हो जाती। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। ऊपर से नींद से उसका बुरा हाल था। ये फ़ारिद जी क्यों नहीं आ रहे? उसने मुंह बसूर कर सोचा। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौकन्ना होकर बैठी, घूंघट सही से ओढ़ा। फ़ारिद को कमरे में आकर हैरत का झटका लगा। एक तो कमरे का माहौल, ऊपर से उसे बेड पर अभी तक इस लड़की को बैठे देखकर वो चलता हुआ अंदर आया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया कि साहिबा अपनी जगह से उछल पड़ी। उसने अपना कोट उतारा, टाई उतार कर सोफे पर फेंकी और वहीं बैठकर शूज़ उतारने लगा। साहिबा को बिल्कुल इग्नोर किए वो उठा और अलमारी से आरामदेह सूट लेकर वॉशरूम में घुस गया। एक बार फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो उछल पड़ी। अपने दिल को संभालते उसने घूंघट में से उसे घूरा। 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और सादा से शलवार कमीज़ में बाहर निकला। ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बाल सेट किए और कदम बेड के जाने बढ़ाए। उठो, भारी गंभीर आवाज़ में उसने बेड के करीब आकर कहा। लो भला, इन्होंने तो घूंघट उठाना था, ये उठने का कह रहे हैं। वो सोच के रह गई। मैंने कहा उठो। एक बार फिर गुस्सीली आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी और जल्दी से बिस्तर से उतरी। वो सर झुकाकर खड़ी होगी। तुम जानती हो तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया है? उसने ज़ोर ज़ोर से सर इस्बात में हिलाया। मैं आपकी दुल्हन हूँ, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। शट अप, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे। कल से मुझे इस कमरे में नज़र नहीं आओगी तुम। इस घर में बच्चों के लिए लाई गई है, तुम उन्हें ही संभालोगी, समझी? उसने सख्त लहजे में उसको झंझोड़ते हुए कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मा कहती थी बीवी शोहर का हर काम करती है, जो बीवी शोहर का काम नहीं करती उसे गुनाह मिलता है। मैं अच्छी बीवी बनूंगी, उसने फ़ख्र से उसकी बात का जवाब दिया। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा चढ़ा। फजूल बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। आई समझ, आप आयमा के जाने के बाद तुम मुझे इस कमरे में नजर ना आओ। अब दफ़ा हो यहाँ से। उसने उसे सोफे पर धक्का दिया तो औंधे मुंह गिरी। घूंघट सिरका तो उसने फिर से नीचे कर लिया और फिर से उठ खड़ी हुई। वो मेरी मुंह दिखाई देना, फिर मैं घूंघट उठाऊंगी, उसने फिर से उसके सामने जाकर हथेली आगे करके मासूमियत से कहा, जबकि फ़ारिद का मुंह सदमे से खुल गया, जिसे इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी मुंह तक की पड़ी थी। मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, उसने बेड से टेक लगाते हुए लापरवाही से कहा। लेकिन आप ही ने तो कहा था घूंघट उठाने पर मुंह दिखाई मिलेगी। वो उदासी से मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, लेकिन उसकी आवाज़ फ़ारिद तक पहुंच गई। कहा ना नहीं देखना मुझे तुम्हें, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आई है आप ये नमूना, उसने गुस्से से धारते हुए कहा। लेकिन वो साहिबा ही क्या जिसे असर हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे मुंह दिखाई दे। उसकी बात सुनकर फ़ारिद बेड से उठा। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं? उसने उसकी जानिब कदम बढ़ाते कहा। जी, उसने खुश होते सर हिलाया। तुम चाहती हो तुम्हें मुंह दिखाई दूं? उसने मजीद उसकी जानिब कदम घर बढ़ाते हुए कहा तो वो कदम पीछे लेने लगी। जी, लेकिन सिर सर फिर भी जोर से हिलाया। इससे क्या होगा?
उसने सर्द लहजे में पूछा। आपो ने कहा था शोहर मुंह दिखाई देता है। उसने रटाई बात दोहराई। वो मजीद आगे भरा के वो पीछे ड्रेसिंग टेबल से लग गई। फारिद उसके करीब आकर रुक गया और अतराफ में हाथ जमा कर उससे घेरे में लिया। वो जो सिर्फ उसे खामखा तंग कर रही थी अब फंस गई। ठीक है, फिर पहले मैं मुंह देखूंगा, अगर शक्ल अच्छी हुई तो मुंह दिखाई भी मिलेगी। उसने फिर से कहा तो साहिबा ने सर हिलाया। फारिद ने दोनों हाथों से दुपट्टे का कोना पकड़कर ऊपर उठाया। नज़र पलटना भूल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोले ऊपर उसकी जानिब भी मासूमियत से देख रही थी। बगैर मेकअप के साफ शफाफ सुर्खों सफ़ेद चेहरा, उठी हुई लंबी पलकें, काजल से लबरेज काली आंखें, बारीक छोटे से होंठ, पतली सी नाक। वो महबूस सा उसे देखे गया और महबूस सी तो साहिबा भी उसे देख रही थी। बिना पलके झपकाए अपनी ज़िंदगी में उसने इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। दोनों इर्द गिर्द से बेगाना एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे के नकोश हिफ्स कर रहे थे। साहिबा ने अपना एक हाथ उठाकर उसके गाल पर रखा। हाय, आप कितने प्यारे हैं, बिल्कुल टीवी वाले हीरो की तरह। उसने उसकी बीयर्ड वाली गाल पे हाथ फेरकर मुस्कुराकर कहा तो वो होश में आया और उसका अब हाथ अपनी गाल से झटका पीछे हटा। मुड़कर उसने दाढ़ी खुजाई। ये तो बच्ची है फारिद, आपने ये बच्ची पसंद की है मेरे लिए। ये बच्चे संभालेगी या खुद को? उसने खुद कलामी की, फिर खुद ही हंसी आई। मेरी मुंह दिखाई दे दे। उसने फिर पीछे से पुकारा। नहीं है मेरे पास। वो मुड़कर जाकर बेड पे लेट गया। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है क्या? उसने बेड के करीब आकर पूछा। नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। जाओ, अब डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। उसने कंबल सर पे तानते गुस्से से जवाब दिया। वो मुंह बनाती वॉशरूम में घुस गई, फिर वापस आकर दूसरी तरफ आकर बेड पे लेट गई और कंबल में घुस गई। अपने साथ उसका महसूस करते उसने कंबल सर से उतारा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने गुस्से से पूछा। सो रही हूँ, वो मासूमियत से जवाब देकर रुख उसकी तरफ कर गई। यहाँ नहीं सोगी तुम, वहाँ सोफे पे सो जाओ। उसने उठकर खींचकर उसे भी उठाया। लेकिन क्यों? वो पूछने लगी। मैंने कहा ना जाओ। जी अच्छा। वो फिर से मुंह बनाती बेड से उतरती हुई सोफे की जानिब बढ़ गई और अपना अपना दुपट्टा अपने ऊपर फैलाकर सोने लगी। फारिद ने एक नज़र उसे देखा, ड्रामा, और फिर सर झटक कर सो गया। फारिद की सुबह किसी गैर मामूली एहसास के तहत आंख खुली। उसने आंखें खोली तो खुली रह गई। साहिबा बेड मज़े से उसके कंबल में घुसे उसके कंधे से लगे और उसके गिर्द बाजू बांधे सुकून से सिमटी सो रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा जो सोते हुए छोटी सी बच्ची लग रही थी। हे उठो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने होश में आते ही उसे बाजू से उठाकर उठाया जो अपनी बंद आंखें खोलते सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? उसने इधर उधर देखकर कहा। ये तो मैं पूछता हूँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? बेड पर कैसे आई? उसने उसका बाजू मोड़ते हुए सख्त तैश में पूछा। वो रात को ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ आ गई। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाकर जवाब दिया तो उसने झटके से उसका बाजू छोड़ा और खुद उठकर वॉशरूम में गुम हो गया। एक तो मेरे शोहर गुस्सा बहुत करते हैं, उसने उसने खुद से सोचा था। कुछ सोचकर वो भी बेड से उतरी। अपने पहनने के लिए कपड़े अलमारी में ढूंढने लगी। अलमारी में एक साइड पे उसके इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद थी। इसने एक सादा सा सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई। वो वॉशरूम से वज़ू करके निकला और जाए नमाज बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगा। थोड़ी देर में साहिबा भी ड्रेसिंग रूम से निकली और वॉशरूम जाकर वज़ू करके आई और बेड पर बैठकर उसे नमाज़ पढ़ता देखने लगी। हाय साहिबा, ये नमाज़ पढ़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, उसने सोचा और टिकटिकी बांध कर उसे देखने लगी। वो नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ तो जाए नमाज वहीं छोड़कर बालकनी में चला गया। साहिबा ने उसकी छोड़ी हुई जगह पर नमाज़ पढ़ी। इतने में वो भी अंदर आ गया। साहिबा दुआ मांग कर उठी। सुनो, इधर आओ, फारिद ने उसे बुलाया। जी अच्छा। वो जाए नमाज अपनी जगह पर रखती छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ गई। आज के बाद तुम इस रूम में नहीं रहोगी और ख़बरदार जो ये बात आपो को बताई। आज वो घर चली जाएंगी अपने। उनके जाने के बाद से सिर्फ बच्चों के कमरे में रहोगी। मुझे किसी चीज़ में ना सुनने की आदत नहीं है, अंडरस्टैंड? उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर सख्त लहजे में बात की। जी अच्छा। उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। जाओ अब, उसने कहते हुए रुख मोड़ लिया। वो खड़ी रही। क्या है, अब जा क्यों नहीं रही? उसने गुस्से से झंझलाकर पूछा। वो कहाँ जाऊँ, आपने बताया ही नहीं। ये दरवाज़ा देख रही हो ना, यहाँ से बाहर जाओ इडियट। वो गुस्से से चिल्लाया तो वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो उसे कोई नज़र नहीं आया। कमरे से निकलकर वो लाउंज में आ गई। सारी चीज़ों को गौर से देखती वो चलती चलती किचन की जानिब आई। अंदर झांक कर देखा तो उसे आपो नजर आई और साथ में एक मुलाजमा भी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर आई। अस्सलामुअलैकुम, उसने सलाम किया तो आयमा ने चौंक कर उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम। चंदा इतनी जल्दी उठ गई? आयमा ने उसकी पेशानी चूम कर प्यार से गले लगाया। जी आपो, मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, उसने कहा तो आपा मुस्कुरा दी। और बताओ नींद कैसी आई? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। जी अच्छी आई, उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। फारिद उठ गया? वो दोनों चलते हुए बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। जी वो उठ गए हैं, उसने खुश दिली से जवाब दिया। अच्छा, उसने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? उसने खोजती नज़रों से उससे पूछा। नहीं आपो, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो गुस्सा बहुत करते हैं और मेरी मुंह दिखाई भी नहीं दी। उसने मुंह बसूर कर शिकायत लगाई तो आयमा हंस दी। क्यों नहीं दी भाई मुंह दिखाई?
اس نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے میرا گھونگھر اٹھایا، پھر کہتے ہیں مجھے تمہاری شکل اچھی نہیں لگی۔ آپو، کیا میری شکل بری ہے؟ میں پیاری نہیں ہوں کیا؟ میری اماں تو مجھے کہتی تھی میں بہت پیاری ہوں۔ اس نے اداسی سے اپنی شکل چھو کر دیکھا تو آئمہ کو اپنے بھائی کی حرکت پہ غصہ آیا۔ نہیں میری بہن، تم تو بہت پیاری ہو، گڑیا جیسی۔ تم اسے چھوڑو، میں اس کی کلاس لوں گی۔ تم بتاؤ ناشتے میں کیا کھاتی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میں تو پراٹھا کھاتی ہوں آپو، اس نے مزے سے جواب دیا۔ ارے واہ، ابھی بنواتی ہوں، لیکن تمہاری صحت دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تم پراٹھا کھاتی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچ کر کہا تو وہ جھیم گئی۔ آپو، میں بناؤں ناشتہ؟ نہیں چندہ، ملازمہ ہے نا، وہ بنا دے گی، تم بیٹھو۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپا میں بنا لیتی ہوں، گھر میں بھی سب کا ناشتہ میں بناتی تھی، مزے مزے کا۔ اس نے جوش سے فخریہ کہا تو آئمہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہاں بناتی تھی نا، یہاں نہیں بناؤں گی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم صرف آرام کرو، آئمہ نے کہا تو وہ مسکرا کر سر اسپات میں ہلا گئی۔ آپو، کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ آپو، وہ بچے کہاں ہیں؟ فارغ جی نے کہا تھا کہ میں بچوں کی دیکھ بھال کروں گی، اس نے پوچھا تو آئمہ نے ایک بار پھر افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں آؤ نا، میں لے چلتی ہوں وہاں۔ وہ اسے لے کر بچوں کے کمرے کی جانب چل گئی۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی چھوٹے سے بیڈ پر 2 سالہ عائشہ سکون سے سو رہی تھی، جبکہ ساتھ ہی دوسرے بیڈ پر رابی اور سونی سو رہی تھی۔ یہ ہے سب سے چھوٹی عائشہ، وہ دونوں سونی اور رابی ہیں، دونوں جڑواں ہیں، آئمہ نے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا گال چوما اور پھر سونی اور رابی کو پیار کیا۔ صاحبہ، بچے آج سے تم ان کی ماں ہو، ان کو سنبھالنا، پالنا، تربیت کرنا آج سے تمہاری ذمہ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سگی ماں سے بڑھ کر ان کو پیار دو، بنو گی نا ان کی ماں؟ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار اور آس سے پوچھا تو صاحبہ مسکرا دی۔ آپ فکر نہ کریں آپی، مجھے تو ویسے ہی بچے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت سارا کھیلا کروں گی۔ اس نے زور سے بچوں کی جانب دیکھ کر کہا۔ بہت شکریہ میری جان۔ آئمہ نے کہا۔ آپی یہ بچے ہیں کس کے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ فارغ کے بچے ہیں، اس کی پہلی بیوی میں سے، آئمہ نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ ہے فارغ جی کے اتنے بچے؟ لگتے تو نہیں ہیں، اور وہ شادی شدہ ہیں؟ اللہ اللہ، اسی لیے وہ غصہ کر رہے تھے، ان کی بیوی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر شوق اور بے یقینی سے پوچھا تو آئمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ جانی، یہیں سامنے تو کھڑی ہے اس کی بیوی، لیکن کہاں؟ اس نے نظریں گھماتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ چندہ، تم ہی تو ہو اس کی بیوی۔ اس کی پہلی بیوی سے اس کی طلاق ہو چکی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، اس نے کہا تو صاحبہ کو دکھ ہوا۔ ہائے بیچارے فارغ جی، اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیا ان کے بغیر اکیلے رہتے ہیں؟ میں تو اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتی تھی، لیکن جب وہ اللہ جی کے پاس چلی گئی پھر عادت ہو گئی، ان کو بھی عادت ہو گئی ہوگی۔ اس نے افسوس سے اپنی گول مٹول کالی آنکھیں جھکا کر کہا تو آئمہ پھر سے اس کی معصومیت اور فکر پر مسکرا دی۔ اچھا تم رکو، ان کے پاس میں آتی ہوں۔ وہ اس کا گال چھو کر باہر چلی گئی، کیونکہ فارغ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو فارغ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آئمہ کو دیکھ کر اس نے خفگی سے نظریں پھیر لی۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ اس نے اس کے بکھرے بال مزید بکھیر کر کہا۔ ہاں جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے خفگی سے کہا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح آپو، کیا آپ کو یہی بچی ملی تھی میرے لیے؟ جانتی ہیں وہ مجھ سے 2 گنی عمر چھوٹی ہے، میری تو خیر تھی، آپ نے اس کی لائف بھی سپوائل کر دی، اس نے کہا تو آئمہ نے گہرا سانس پر بات بھرا اور اس کے پاس بیٹھی۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے صاحبہ سے بہتر لڑکی کوئی لگی ہی نہیں تمہارے لیے، میرے دل کو بھا گئی تھی وہ، اور بہت سمجھدار ہے، وہ بچی نہیں ہے، بس تھوڑی سی معصوم ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہی تھی ان لوگوں نے اس کی شخصیت بننے ہی نہیں دی۔ کیا خاک معصوم ہے؟ ڈرامے ہیں معصومیت کے، اس کو دیکھ کر ابھی اس کی خود کی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر لگ رہی ہے، وہ بچوں کو اور گھر کو کیسے سنبھالے گی؟ اس نے جل کر کہا۔ اچھا ویسے بڑے غور سے دیکھا ہے تم نے؟ آئمہ نے شرارتاً کہا۔ وہ میں کیوں دیکھوں گا اسے، وہ صاف منہ کر گیا، حالانکہ نظروں کے سامنے رات کو اپنا مبہوت ہونا دکھا تھا۔ ویسے خوبصورت تو بہت ہے نا، انہوں نے پھر سے اس کی کھوجتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو میں کیا کروں اس کی خوبصورتی کا؟ پھر سے جلا ہوا جواب۔ اور تم نے رات کو اسے کہا کہ وہ پیاری نہیں ہے، اسے منہ دکھائی بھی نہیں دی؟ اس نے پھر سے گھورا تو اسے کھانسی کا پھندا لگا۔ اس نے بتایا آپ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی بتا دیا جناب، بہت افسوس ہوا مجھے تمہارے رویے پر، کم از کم اس کا دل ہی رکھ لیتے۔ او کمان آپو، میرا اس کا دل رکھنے سے کیا کام، اتنا فری نہیں ہوں میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دل ٹوٹے یا جڑے۔ اس نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا فارغ، خبردار میرے جانے کے بعد تم نے اس معصوم کو تنگ کیا یا برا بھلا کہا۔ اس نے تنبیہ کی۔ میں کیوں تنگ کروں گا اسے، بلکہ اسے کہہ دیجیے گا میرے معاملات میں ٹانگ نہ آئے، اس نے خوف سے کہا۔ آئمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہیلو گائز، کسی کی شوخ آواز سن کر دونوں نے چونک کر دیکھا، جہاں حماد اپنی تمام تر شوخی سمیت موجود تھا۔ کیسے ہو میرے دوست؟ فارغ خوش اخلاقی سے اس سے ملا۔ ٹھیک ہو یار، تم سناؤ، اس نے بھی محبت سے جواب دیا اور پھر آئمہ کی جانب مڑا جہاں وہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
कैसी हो? आगे बढ़कर उसे साथ लगाया और पेशानी पर बोसा देकर कहा तो आमना आयमा भाई के सामने उसकी हरकत पर ब्लश कर गई। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग जी अपना रोमांस बाद में भी कर सकते हैं, पहले बैठे नाश्ता करें। आओ हमाद, फारिग की शोख आवाज़ पे दोनों मुस्कुरा दिए। आप दोनों बैठे, मैं साहिबा को लेकर आती हूँ। लो आ गई, उसने कहते हुए इशारा किया तो फारिद और हमाद दोनों ने उसकी जानिब देखा, जहाँ वह ईशा को कंधे से लगाए सोनी और राबी को साथ लिए आ रही थी। ईशा उसके कंधे से लगी खिलखिला रही थी। सोनी और राबी हमाद अंकल को देखते उसकी तरफ भाग गई। हमाद ने उन दोनों को उठाकर गोद में बिठाया, दोनों का गाल जोर से चूमा। कैसी है मेरी बारबी? हमाद ने दोनों के गाल खींच कर पूछा तो वो दोनों हंसती। चाचू वो देखे मामा, हमारी मामा। दोनों ने भी एक वक्त सामने इशारा किया, जहां अब साहिबा ईशा को लेकर खड़ी थी और सवालिया नज़रों से हमाद की जानिब देख रही थी। हमाद ने एक नज़र उसे देखा, फिर आयमा और फारद को। अस्सलाम वालेकुम भाभी, उसने अदब से उठकर सलाम किया था उसे। वालेकुम अस्सलाम, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया। भाभी आप यकीनन हमें देखकर कंफ्यूज हो गई, तो अपना तारफ़ हम खुद करा देते हैं। मेरा नाम है हमाद और मैं आपकी आपू का स्वीट सा प्यारा सा शोहर हूँ। उसने झुककर तारुफ करवाया तो सब मुस्कुरा दिए। अच्छा लगा आपसे मिलकर, उसने प्यार से कहा तो हमाद भी मुस्कुरा दिया। वैसे भाभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा मतलब है काफ़ी छोटी नहीं आप, अभी तो स्कूल में होंगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना? उसने शरारती नज़रों से उसे देखा, फिर फारिद को जो बच्चियों के साथ लाड करता उसे सिरे से इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसकी बात पर घूर कर उसे देखा। हमाद की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमाद भाई मैं स्कूल नहीं जाती, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, उसने नाक चढ़ाकर कहा तो हमाद का कह कहा बेसाख्ता था। फिर तो बिल्कुल मेरी तरह है आप, मुझे भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। हमाद की बात पर वो हंस पड़ी। फारिद ने चौंक कर उसको देखा, जिसके हंसते हुए सफ़ेद दांत मोतियों की तरह चमकते थे। वो मैस्मराइज हुआ। अच्छा बैठो तुम लोग सब, नाश्ता करो। साहिबा ईशा को मुझे दे दो, मैं इसका फीडर तैयार कर देती हूँ, आयमा ने कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। अपो आप बैठें, मैं फीडर तैयार कर देती हूँ, उसने मासूमियत से ईशा को थपकते हुए कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, बैठो यहाँ और नाश्ता करो, मैं देखती हूँ इसे। आयमा ने उससे ईशा को लिया और फारिद के साथ वाली कुर्सी पे बिठा दिया। आपो इसे मुझे दे दे, आप तब तक फीडर तैयार कर लें। फारिद ने उससे ईशा को ले लिया तो वो किचन की जानिब पर चल दी। सोनी और राबी तो वैसे भी चॉकलेट फ्लेक्स मिल्क पीती थी, जो कि पहले से तैयार था, उसे नोश फरमा रही थी। साहिबा ने भी दिल भर के नाश्ता किया। शाम के वक्त आयमा घर जा रही थी जब उसने साहिबा को अपने पास बिठाया। फारिस और हमाद बाहर पोर्च में खड़े थे और बच्चियां भी लाउंज में उनके पास बैठी खेल रही थीं। ईशा को साहिबा ने पकड़ रखा था, जो गोद से उतरने और भागने के लिए अतावली होती थी। साहिबा चंदा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी आपको कहें, उसने ईशा से खेलते हुए कहा, जो उसका दुपट्टा मुंह में डाले खींच रही थी। बच्चे ये अब से तुम्हारा घर है, इसे तुमने अपने हाथों से संवारना है, अपने शोहर को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। मैं जानती हूँ ये तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपना फ़र्ज़ होश असलूबी से निभाओगी। फारिद दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्से वाला है। अगर प्यार से हैंडल करोगी तो वो भी सुधर जाएगा। घर में हम वक्त नौकर और मुलाजिम मौजूद हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दिया करो और डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो, ठीक है ना? आयमा ने नरमी और प्यार से उसे सारे तकाजे समझाए तो वो भी खुश दिली से मुस्कुराते हुए सर अस्बात में हिला गई। शाबाश चंदा, ठीक है मैं चलती हूँ, अपना और अपने बच्चों का और अपने शोहर का ख्याल रखना, उसने शरारतीपन से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी अच्छा, हमेशा की तरह ताबेदारी से सर हिलाया। आयमा बच्चों से मिलकर बाहर निकली, जहाँ हमाद और फारिद उसका इंतज़ार कर रहे थे। फारिद ने उसे आगे बढ़कर गले से लगाया और सर पे बोसा दिया। फारिद, साहिबा का ख्याल रखना, आयमा ने उम्मीद से कहा तो फारिद ने बस सर हिलाया। आयमा और हमाद का घर इस्लामाबाद में था, उन्होंने गाड़ी का ही सफ़र करना था, इसलिए रात होने से पहले ही रवाना हो गए। फारिद कुछ वक्त बाहर गुजार कर अंदर लाउंज में दाखिल हुआ तो लाउंज में उसे कोई नज़र नहीं आया। बच्चों को देखने के लिए वो उनके कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। सामने दोनों बेड को जोड़कर एक ही बेड की शक्ल दी गई थी और बेड पे वो चारों सुकून से नींद के मज़े ले रही थी। बीच में साहिबा थी और एक साइड पर सोनी, जबकि उसकी दूसरी साइड पर राबी थी। ईशा को उसने अपने सीने से लगाकर अपने ऊपर सुलाया हुआ था। साहिबा आहिस्ता आहिस्ता अपने एक हाथ से सोनी को थपकी दे रही थी और दूसरे से राबी को, जबकि ईशा तो दोनों बाजू उसके गर्दन में डाले सुकून से सोई हुई थी और इन तीनों में वो फंसी काफ़ी फनी लग रही थी। फारिद ने मोबाइल निकाल कर एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली और लाइट ऑफ करके अपने कमरे में आ गया। सोने की गर्द से बेड पे आया, नींद जल्द ही उस पर मेहरबान हो गई। फारिद सुबह उठकर ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया तो लाउंज में ईशा प्रॉम में लेटी हुई थी। उसके पास आकर प्यार से उसे देखकर उसे चूमा और फिर डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर पहले से नाश्ता लग चुका था, इतना सारा नाश्ता देखकर उसे हैरत हुई, वो भी पराठे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और साहिबा मैडम भी मोटे से स्वेटर में दबकी
बैठी सोनी और राबी को नाश्ता करवा रही थी। चलता हुआ वो उस जानिब आया। साहिबा ने चौंक कर उसे देखा जो फुल तैयार खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम, आए नाश्ता कर लें। साहिबा ने सलाम करते हुए मुस्कुराकर कहा। नादिया, नादिया, उसने मुलाजमा को आवाज़ दी तो भागी हुई किचन से आई। जी साहब, ये पराठे क्यों बनाए हैं? तुम्हें पता है ना मैं पराठे नहीं लेता नाश्ते में। फिर वो गुस्से से धारा। साहब, वो उसने लड़खड़ाती ज़ुबान से साहिबा को देखा जो अपनी जगह से उठकर ही हुई। पराठे मैंने बनाए हैं, इन्हें मत डांटे आप। मैंने सोचा आज पराठे बनाती हूँ, उसने आराम से जवाब दिया जब वो बीच में ही बोल पड़ा। माई फूड, तुम्हें जब मैंने कल कहा था मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना तो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? उसने उसका बाजू जकड़ कर गुस्से से कहा तो वो सहम गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप बता दें क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। उसकी आवाज़ रुंध गई। बच्चियाँ भी सहम कर बैठ गईं। कभी अपने बाप को इतने गुस्से में भी तो नहीं देखा था। नहीं करना मुझे नाश्ता। उसने उसका बाजू छोड़कर गुस्से से हाथ से गिलास ज़मीन बोस करता लंबे लंबे डग भरता घर से निकल गया। पीछे वो हक्का बक्का नम आंखों से उसका गुस्सा देख रही थी। हाय, ये तो नाश्ता भी नहीं करके गई, अब क्या करूँ? अम्मा कहती थी शोहर को भूखे पेट घर से नहीं भेजना चाहिए। वो वहीं पे खड़ी बड़बड़ाई जा रही थी। मुलाजमा वापस किचन में चली गई जबकि वो बच्चों को लेकर वापस लाउंज में आ गई। उनको लाउंज में छोड़कर वो उसके रूम में गई जहाँ हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। हाय अल्लाह, कितना सामान बिखरा हुआ है, इन्होंने साफ़ कर देती हूँ। उसने दुपट्टा कस के कमर पे बांधा और सफाई में लग गई। गंदे कपड़े सारे बास्केट में डाले, सामान को अपनी जगह पे सेट किया। फिर उसके धोने वाले कपड़े लाकर सर्फ में डाले। अलमारी खोली जहाँ उसके कपड़े पड़े थे। उनमें से जो इस्त्री करने वाले थे वो निकाल कर इस्त्री करने खड़ी हो गई। इस्त्री करके फिर वापस आकर कपड़े धोए और उनको सूखने के लिए छत पे डाले। सारा काम करने के बाद उसने कमरे का जायज़ा लिया जो चमक रहा था। अरे वारे साहिबा, शाबाश। उसने खुद के कंधे थपक कर खुद को शाबाशी दी। फिर अलमारी में से अपना भी एक गर्म सूट निकाल कर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। गीले कपड़े धोकर उन्हें भी सूखने डाला और अलमारी से अपने कुछ कपड़े लेकर बच्चों के रूम में रख गई। जब रहना ही बच्चों के पास था तो कपड़े भी इधर ही होने थे। सारा काम निपटा कर उसने टाइम देखा जहाँ दोपहर के 12 बज रहे थे। वो नीचे आई और मुलाजमा से पूछा, सुनो, वो फारद जी कितने बजे आते हैं ऑफिस से? मैडम, वो तो शाम में आते हैं, उसने जवाब दिया तो वो सर हिला गई। ये तो सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए और पता नहीं दोपहर में भी खाना कहाँ से खाएंगे। उसे नई फिक्र लग गई। वापस लाउंज में आई जहाँ सोनी और राबी ईशा के साथ खेल रही थी। उनको देखकर मुस्कुरा दी। चलो बच्चों, बताओ क्या खाओगे आप लोग, मैं बनाती हूँ। उसने उनके पास बैठकर प्यार से कहा। ममा, नूडल्स। उन दोनों ने ये बई वक्त कहा तो वो हंस दी। उसे नूडल्स बनाने आते थे क्योंकि सवेरा और इब्राहिम को वो अक्सर बना कर देती थी। अभी लाती हूँ। और मेरी ईशा बेटी क्या थाए दी? उसने सोफे पे खेलती ईशा का गाल चूम कर कहा जो अपनी बाजू और टांगे हिलाकर उसके पास आने के लिए खिलखिला रही थी। मामा। अभी वो सिर्फ मामा ही बोलती थी। उसने हंसकर ईशा को गोद में लेकर चटाचट चूम डाला। बदले में वो भी उसके कंधे से लगी, उसके गाल पे काटने की कोशिश कर रही थी। वो उनकी मुलाजमा की निगरानी में छोड़कर आई और किचन में उनके लिए नूडल्स और ईशा के लिए फीडर तैयार करने लगी। उसके बाद घर के फ़ोन पर आयमा की कॉल आई तो वो देर तक उससे फ़ोन में लगी रही। बेगम साहिबा, आप सो जाएं, वो अक्सर रात को लेट घर आते हैं, शायद आज भी देर से हैं। मैं हूँ इधर, वो आएंगे तो मैं दे दूँगी खाना उन्हें, नादिया ने उसे कहा जो डाइनिंग टेबल पे खाना रख के उसके इंतज़ार में बैठी थी। 9 बज रहे थे लेकिन वो भी नहीं आया था। बच्चों को वो कमरे में सुला ही थी। मैं बीवी हूँ उनकी, तुम नहीं हो। अम्मा कहती थी जब तक शोहर घर ना आए औरत को शोहर का इंतज़ार करना चाहिए। तुम जाओ, चली जाओ। पहले तीखी नज़रों से घूरती, बाद में मासूमियत से बोली। अच्छा बेगम साहिबा, वो चली गई तो वो एक बार फिर इंतज़ार करने लगी। आज ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से उसे घर आने में देर हो गई थी। तकरीबन 10 बजे वो घर में दाखिल हुआ जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। पानी पीने की गर्ज से वो किचन की तरफ मुड़ा जहाँ किचन की लाइट की रोशनी में वो उसे टेबल पर सर रख के नजर आई। शायद सो रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसके पास आकर हैरत से देखने लगा जबकि आहट की आवाज़ सुनकर वो जो नींद में जाने लगी थी हर बराकर उठी। जहाँ वो कोट कंधे पर डाले उसे देख रहा था। आगे आप आ जाएं, खाना खा लें। वो उठकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अनजानी खुशी से चमक उठी थी। मैंने नहीं खाना। और क्या तुम मेरे इंतज़ार में यहाँ पर बैठी हुई हो? उसने सपाट लहजे में पूछा। हाँ ना, देखें, खाना खा ले। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, दोपहर में भी भूखे रहे होंगे। मैंने आपो से पूछ कर देखें आपकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाई हैं, देखें बिरयानी भी बनाई है। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। उसने फर बोलना शुरू कर दिया जबकि वो हैरत से उसकी चलती ज़ुबान देख रहा था। मैंने खाना खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। वो मुड़ गया। हाँ, खा लिया आपने, लेकिन मैंने भी नहीं खाया था। उसकी धीमी और उदास आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। तो मैं क्या करूँ, जो नहीं खाया तो अब खा लो। वह सर्द लहजे में लापरवाही से बोला। वो चुप रही। एक नज़र उसके झुके सर को देखकर वो कमरे में चला गया। क्या हो जाता जो 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाते। वो मुँह बसूरती सारा खाना फ्रिज में रख रही कर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी।
اس کا طریقہ آج ہی اس نے نادیہ سے سیکھا تھا۔ آئمہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ سونے سے پہلے کافی پیتا ہے۔ کافی بنا کر وہ اس کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ بیڈ پہ نیم دراز سا آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا۔ دستک کی آواز میں آنکھیں کھولی، جہاں وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی۔ وہ اندر آئی۔ یہ آپ کی کافی۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں نے بولا تمہیں، اس نے سخت لہجے میں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے کہا، حالانکہ اس کا دل خود اس وقت کافی پینے کا تھا۔ وہ آپو نے کہا تھا کہ آپ کافی پیتے ہیں، اس لیے اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامہ کرتی ہے؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ جاؤ۔ وہ مڑ گئی۔ سنو، کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، اس نے بغیر مڑے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیونکہ آپ نے بھی نہیں کھایا۔ اس نے صاف معصوم جواب پہ اسے حیرت کے ساتھ کوفت ہوئی۔ جاؤ کھانا کھاؤ، اور آئندہ میرا انتظار مت کرنا، لائٹ آف کر دینا، اس نے سختی سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر چلی گئی۔ یہ 3 دن بعد کی بات ہے، جب وہ اس کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، جب ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے اس سے پرفیوم کی شیشی نیچے گر گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا کروں؟ اتنا مہنگا سامان ٹوٹ گیا، اب تو وہ مجھے ویسے ہی قتل کر دیں گے، کیا کروں؟ وہ ٹوٹی شیشی کو دیکھ کر ڈر رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں، صاف کر دیتی ہوں، جلدی سے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے جلدی جلدی نیچے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے ہاتھ سے اٹھانے شروع کر دیے۔ جب بے دہانی میں کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چپ گیا، تکلیف اور درد سے آنکھوں میں پانی آ گیا اور ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی، جہاں سے خون پانی کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا بھی پھنسا ہوا تھا اور اس کی نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ سٹپٹا گئی اور ہاتھ پیچھے چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ فارغ، جو آج آفس سے جلدی واپس گھر آیا تھا، کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے پہلے کمرے کو دیکھا، پھر اسے، جو اسے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ صفائی، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا صفائی تم نے پرفیوم سے کی ہے؟ اس نے استحضائیہ کمرے میں نظریں گھماتے ہوئے طنز کیا۔ نہیں، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ سچ بتاؤ، کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ 2 قدم اور نزدیک آیا، جبکہ اس نے نیچے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ پرفیوم کی بوتل گری دیکھی۔ معاملہ اسے سمجھ میں آ گیا۔ یہ پرفیوم کس نے توڑا ہے؟ اس نے پرفیوم کی طرف اشارہ کر کے غصے سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب تو شامت آئی پکی۔ میں نے توڑا؟ نہیں، وہ میں صفائی کر رہی تھی تو ٹوٹ گیا، وہ اٹک اٹک کر جواب دے رہی تھی۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے یہ کتنا مہنگا تھا؟ میرا فیورٹ پرفیوم تھا یہ، اس نے کہا۔ اس کو اس قدر ڈرتے دیکھ کر اسے ڈرانے میں مزہ آ رہا تھا۔ معاف کر دیں، میں آپ کو سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے رونے میں تیزی آئی۔ کیسے دو گی؟ اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں دے دوں گی، پکا۔ وہ ہچکی لے کر رو پڑی۔ ایک تو اس کی ڈانٹ، اوپر سے ہاتھ کی تکلیف۔ بس کرو فارغ، بچی کی جان لوگے کیا؟ تو یہ پیچھے ہاتھ میں کیا چھپا رہی ہو؟ اس نے اسے ہاتھ چھپائے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ ہکلائی اور جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مٹھی کو زور سے بند کر لیا۔ کہیں چوری تو نہیں کر رہی تھی؟ دکھاؤ مجھے، اس نے سختی سے کہا۔ کچھ نہیں ہے، وہ پھر سے بولی۔ دکھاؤ مجھے ہاتھ، اس نے سختی سے پھر کہا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ آگے کیا تو خون سے بھرا ہاتھ دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا اور ساتھ میں اس کی مٹھی کھولی جہاں کانچ کا ٹکڑا چبھا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا ہوا ہے؟ عقل ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے اسے ڈانٹا تو اس کے رونے میں مزید تیزی آئی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پہ آیا اور بٹھایا۔ اس نے ایک نظر اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس نے آہستہ سے کانچ نکالا تو اس نے تکلیف سے سی کر کے اس کی آستین کو جکڑ لیا۔ بس نکل گیا۔ وہ اٹھا الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ پہلے کاٹن سے سارا ہاتھ صاف کیا، پھر اسپرٹ لگایا۔ پٹی باندھنے کے بعد اس نے اسے دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے سسک رہی تھی۔ یہ لو ٹیبلٹ کھا لو، درد کم ہو جائے گا۔ اس نے اسے ٹیبلٹ دی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ٹیبلٹ دینے کے بعد اس نے اسے دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے کبھی کسی نے اتنا خیال نہیں رکھا میرا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈالے اس سے لپٹ گئی۔ وہ اس اچانک افتاد پر حیران رہ گیا۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلی۔ سر جھکا کر دیکھا جو اس کے سینے سے لگی ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ صرف چھوٹی سی بات پہ وہ اسے اچھا کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی سچ میں معصوم تھی شاید۔ اچھا دیکھو، چپ کر جاؤ اب، اس نے ایک بازو اس کے گرد حائل کرتے کہا اور اس کا سر سہلایا تو اس کے رونے میں کمی آئی۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ اس نے اسے خود سے الگ کیا اور پیچھے بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اس کے اوپر کمبل دیا اور خود جا کر صوفے پہ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر بیڈ کی جانب جا رہی تھی جہاں وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ جادوگرنی، وہ بڑبڑا کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔
दोबारा उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेला था। शाम का वक्त हो चुका था, बेड खाली था। उसने उठकर लाइट ऑन की और एक नज़र बेड पर डालकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आया। एक नज़र कमरे को देखकर वो बच्चों के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर से आती वाली आवाज़ सुनकर रुक गया। ममा, आपको चोट कैसे लगी? सोनी ने पूछा था। बेटा, वो बस शीशा लग गया था हाथ में। उसकी नरम सी आवाज़ है। ममा, दर्द हुआ? सोनी ने फिर से पूछा। हाँ, थोड़ा सा, उसने 2 उंगलियों से हल्का सा इशारा करते कहा। ममा, मैं आपको किस करूँगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सोनी ने उसके पट्टी वाले हाथ पर किस किया तो राबी ने भी वैसा किया। छोटी ईशा भी उनकी देखा देखी उसका हाथ पकड़कर चूमने लगी। साहिबा ने नम आंखों से तीनों को खुद में भींच लिया। फारिद ये प्यारा मंजर हैरत से देख रहा था। एक जलन का एहसास हुआ था उसे। नॉट फेयर बेटा जी, लगता है अपने पापा को भूल गए आप लोग, उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वहीं बेड पर साथ बैठ गया। सोनी और राबी अब उससे लिपट गई। पापा, पापा देखिए ना, मम्मा को चोट लगी, आप भी इनको हैंड पर किस कर दें, वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने फारिद की तवज्जो साहिबा की तरफ दिलाई तो साहिबा ब्लश हो गई। फारिद ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। मम्मा, हाथ आगे करें ना। सोनी ने उसका हाथ पकड़कर फारिद के हाथ में दिया। फारिद ने एक नज़र उसे देखा और झुककर उसकी हथेली को चूमा। साहिबा के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद वो छोड़ना भूल गया था। साहब, खाना लग गया है, आ जाए, मुलाजमा की आवाज़ पे दोनों चौंके। फारिद ने उसका हाथ छोड़ दिया। साहिबा को लगा उसका दिल खाली हो गया है। फारिद उठकर बाहर चला गया। पीछे वो अपनी हथेली को देखती रह गई। अगले दिन फारिद कमरे में सोफे पर बैठा काम कर रहा था, जबकि साहिबा कमरे के दरवाजे पर खड़ी कश्मकश में थी कि अंदर जाए ना जाए, लेकिन फिर हिम्मत करके दाखिल हो गई। फारिद जो काम करने में मसरूफ़ था उसे देखकर चौंक गया। क्या हुआ, कोई काम है? उसे चुपचाप खड़े देखकर उसने पूछा। वो मुझे कुछ सामान मंगवाना था, उसने झिझकते हुए बताया। उसकी बात पे उसने चौंक कर उसे देखा, जो पहली बार कुछ मांग रही थी। अच्छा, मुझे लिख कर दे दो, मैं ले आऊँगा कल ऑफिस से आते हुए, उसने कहा और दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। वो मुझे लिखना नहीं आता ना, उसने मासूमियत से कहा। वो एक बार फिर चौंका। अच्छा, मुझे ऐसे ही बता दो क्या लाना है, उसने मसरूफ़ सा कहा। वो झिझक रही थी। बोलो भी, उसने झुंझलाकर पूछा। अम्मा कहती थी कि बीवी को हर बात शोहर को बतानी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उनसे कैसी शर्म। हाँ, बोल देती हूँ, उसने दिल में सोचा। वो मैं कान में बताऊंगी, उसने फिर से मासूमियत से कहा। क्यों, वैसे क्यों नहीं बता सकती तुम? जल्दी बताओ, मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है, उसने झिड़क कर कहा। आप कान तो इधर करें, उसने कहा। यहाँ आओ, बताओ मुझे। उसने उसे पास बुलाया तो वो सोफे पर उसके पास टिक गई और उसके कान में सरगोशी में बता दिया, जिसे सुनकर फारिद का मुंह खुला रह गया। चेहरा सुर्ख तो कानों से धुआं निकल आया था। फारिद ने हैरत से उसे देखा, जो आराम से बैठी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहते हुए फारिद ने जब से हैरत से उसे पूछा। लो भला, शर्म कैसी, अम्मा कहती थी, उसने उसकी बात काट दी। अच्छा, बस नहीं सुनना मुझे कि तुम्हारी अम्मा क्या कहती थी। कापी पेंसिल लाओ, मैं लिख कर देता हूँ, मुलाजमा से कहना, वो ला देगी, फारिद ने जल्दी से कहा तो वो उसे कापी पेंसिल देने लगी। फारिद को तो लिखते हुए भी अजीब लग रहा था। उसने लिख कर दिया तो वो उसे शुक्रिया कहती बाहर निकल गई। पीछे वो इस सरफड़ी को देखकर रह गया, फिर झुरझुरी लेकर फिर से सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गया। जिंदगी अपनी रूटीन में चल निकली थी। दोनों अब तक अजनबियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़रूरत के वक्त दोनों बात करते थे। साहिबा के दिल में मोहब्बत का पौधा उगना शुरू हो गया था। सारा सारा दिन वो फारिद का इंतज़ार करती रहती। वो इसका महरम था और महरम से मोहब्बत तो हो ही जाती है। उसके सारे काम करती थी और कहीं ना कहीं फारिद को भी उसकी आदत हो गई थी। वो नामहसूस तौर पर उसकी तरफ खींच रहा था, जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। मोहब्बत का एहसास दोनों तरफ हावी हो रहा था। आयमा से उसकी रोज़ बात हो जाती थी। वो भी उसे शोहर के दिल में जगह बनाने की तिलकीन करती रहती, जिसे सुनकर वो शर्मा जाती। अस्सलामुअलैकुम आपो, साहिबा जो आयमा से बात करने बैठी थी मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो भाभी जान, उसने जानकर खींच कर नाम लिया। जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। फारिद कैसा है? फारिद जी अच्छे हैं, उसने मासूमियत से बताया, जबकि नाम लेते वक्त वो झिझक गई थी। ओह, फारिद जी अच्छे हैं, अरे वाह, उसने चेहरा तो वो झीम गई। साहिबा जी आपो, तुम खुश हो ना? मेरा मतलब है फारिद का रवैया ठीक है ना? तुम दोनों में सब ठीक हुआ या नहीं? मतलब समझ रही हो ना? आयमा की आवाज़ में संजीदगी और परेशानी थी। वो सुर्ख पड़ गई। आपो, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो खुश नहीं है, उसने काफ़ी झिझक कर बताया। मोहब्बत करने लगी हो उससे? अचानक आयमा ने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। बताओ, उसने नरमी से पूछा, हालांकि उसकी खामोशी उसे समझा गई थी। जी आपो, वो मुझे अच्छे लगते हैं, उसने धीमी आवाज़ में बताया। और फारिद, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, उसने उदासी से बताया। साहिबा मेरी जान, मेरी बात सुनो, ये बीवी ही होती है जो शोहर की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकती है। यकीनन तुमने कोई कोशिश नहीं की होगी उसका कुर्ब पाने की। अच्छा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह तुम उसे हमेशा के लिए कैद कर सकती हो।
اگر اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے تو بس میری بات غور سے سنتی جاؤ۔ آئمہ نے رازدارانہ طور پر کہا تو وہ بھی الرٹ ہوئی۔ اس کے بعد جو نصیحتیں عامر نے کی اسے سن کر وہ بھی خود پرجوش ہو گئی تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھا کر آئمہ نے فون رکھ دیا۔ صاحبہ آئیڈیا نمبر 1 پہ عمل کرنے کا سوچنے لگی۔ لبوں پہ دھیمی مسکان سے جائے وہ کمرے کی طرف چل گئی۔ صبح جب فارد ناشتے کے لیے آیا تو صاحبہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ فارد تیار ہو کر نیچے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ سنیں، اس نے دھیمے سے پکارا۔ وہ سیریس تھا، اسی لیے کہنے پہ اکتفا کیا۔ ساتھ ساتھ وہ چائے کی چسکیاں لیتا آج کی اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج شام کو کتنے بجے آئیں گے؟ لیٹ آؤں گا، اس نے بے دہانی میں جواب دیا۔ وہ آج جلدی آ جائیے گا، اس نے پیار سے کہا۔ فارد نے سنجیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، اسے کوئی بات نہیں بن پائی۔ نہیں آ سکتا، وہ ٹکا سا جواب منہ پہ مارا۔ وہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ بچیاں آپ کو مس کرتی ہیں نا، تو کھانے کے ٹائم پہ آ جائیے گا، پھر بچوں کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے تفصیلاً کہا۔ فارد چپ رہا۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی، اتنے دنوں سے وہ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پایا تھا۔ پلیز آ جائیے گا، وہ دھڑکتے دل سے اس کی منت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھا اور کوٹ پہن کر آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے صاحبہ جو اس کے لفظوں کا یقین کر رہی تھی، اس کے جاتے ہی زور سے اچھل پڑی۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خود بھی اپنی پاگل میڈم کا سوچ کر ہنس پڑی۔ وہ دوپہر سے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ کل آئمہ نے اسے بتایا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے آئمہ سے اس کی پسند کے کھانوں کا پوچھ کر آج وہ ٹرائی کر رہی تھی۔ بس نارمل چیزیں بنانی آتی تھی اسے، لیکن باقی چیزیں وہ یوٹیوب سے دیکھ کر بنا رہی تھی۔ چکن کڑھائی، میکرونی، لازانیہ، چکن منچورین، گاجر کا حلوہ، یہ سب چیزیں بنا چکی تھی۔ ایک آخری مطمئن نظر سب چیزوں پر ڈال کے وہ کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو بلیک کلر کی سادہ سی فراک میں ملبوس تھی اور ہلکا سا خوبصورت اپر لیا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں کام کر کے اس کے ہاتھ بالکل جم گئے تھے۔ وہ آ کر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 7 بجا رہی تھی، یعنی یہ بھی ٹائم تھا اسے۔ 2 گھنٹے وہ انتظار کرتی رہی، لیکن شاید اسے نہیں آنا تھا۔ وہ مایوس ہو گئی، اس لیے بھی اٹھ کر جانے والی تھی جب وہ تھکا سا گھر میں لوٹ آیا۔ وہ اب کوٹ بازوؤں میں ڈالے وہ بکھرے بالوں میں بھی ہینڈسم و جاذبے نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ السلام علیکم، اس نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور آگے جا کر اس کا کوٹ پکڑا۔ فارد نے جواب دے کر کوٹ اسے دیا اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صاحبہ جا کر پانی لے آئی اور اسے پیش کیا۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے پانی پی کر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اتنے میں عشا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی ٹانگوں کے پاس کھڑی ہوئی۔ میرا بچہ؟ فارد نے اسے گود میں لے لیا اور اس کا گال چوما، جو خود بھی لاڈیاں کرتی اسے لپٹ رہی تھی۔ صاحبہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، صاحبہ نے کہا۔ آ جاؤ میری جان، سونی اور رابی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ عشا کو لے کر کمرے میں چل پڑا۔ صاحبہ کچن میں آئی، کھانا لگانے لگی۔ فارد فریش ہو کر بچوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو ٹیبل پر طرح طرح کی اپنی پسند کی ڈشز دیکھ کر حیران ہوا۔ ایک نظر صاحبہ کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ بیٹھے نا، میں نے یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فارد سر جھٹکتے بیٹھ گیا۔ بچوں کو صاحبہ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ صاحبہ کو انہیں میز پہ ٹکائے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بنی ہے، کیسی لگی آپ کو؟ اسے چپ چاپ کھاتے دیکھ کر اس نے خود ہی پوچھا۔ ٹھیک ہے، فارد نے سرسری سا جواب دیا، حالانکہ دل میں تو اس نے بھی تعریف کی تھی جو واقعی لاجواب تھا۔ اسے حیرت، اتنی چھوٹی سی لڑکی نے اتنی اچھی ڈش بنائی۔ وہ جو اس کی تعریف کی متمنی تھی، اس کے جواب پر صاحبہ کی مسکراہٹ سمکی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور نظر جھکا گئی۔ فارد نے غور سے اس کے چہرے پہ پھیلتی اداسی کو دیکھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ویسے یہ منچورین بہت اچھا بنا ہے، اس نے جانے کیوں مصنوعی خوشی سے اس کی تعریف کی تو صاحبہ چونک کر خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے پہ پھیلے خوشی کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سچی؟ صاحبہ نے ایکسائٹڈ ہو کر عشا کو کندھے سے لگائے تھپکتے پوچھا۔ فارد نے بس سر ہلایا۔ صاحبہ نے بھی تھوڑا بہت کھا کر چھوڑ دیا تھا، بچوں نے میکرونی شوق سے کھائی تھی۔ یہ گاجر کا حلوہ کھا کر دیکھے نا، آپ کو پسند ہے نا؟ پسند والی بات پہ فارد کو پتا تھا یقیناً آئمہ نے ہی بتایا ہوگا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ نہیں بس میری، وہ کھانا کھا کر اٹھ گیا اور گاجر کے حلوے کو ایک نظر دیکھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ اب اسے اتنا بھی سر پہ نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ وہ مایوسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ سارا کھانا سمیٹ کر اس نے فریج میں رکھا اور بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئی، جبکہ اپنے کمرے میں کام کرتا فارد چپکے سے کمرے سے نکلا۔ ان کے بند دروازے کو دیکھ رہا وہ کچن میں آیا۔ لائٹ آن کر کے وہ فریج کی جانب گیا اور کھول کر دیکھا۔ سامنے گاجر کا حلوہ دیکھ کر اس نے باہر نکالا، پلیٹ میں لے کر کھانے لگا۔ باہر کچن کے دروازے کے پیچھے چھپی صاحبہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ اسے آئمہ نے ابھی بتایا تھا کہ فارد کو گاجر کا حلوہ کتنا پسند ہے، جسے وہ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اب کیسے؟ بس انتظار کرو تھوڑی دیر۔ اب وہ اس کے سامنے گاجر کے حلوے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ آرام سے دبے قدموں اس کو دیکھ کر کمرے میں آ گئی۔ فارد نے سیر ہو کر حلوہ کھایا، کچن کی لائٹ آف کرتا واپس کمرے میں آ گیا۔
वो नींद में था जब उसे लगा कोई चीज़ धड़ाम से उसके ऊपर गिरी हो। वो हड़बड़ा कर उठा तो देखा जहाँ साहिबा मैडम आराम से फैलकर उसके ऊपर सोई हुई थी। उसकी आंखें फैल गई। ओ हेलो मैडम, उसने गाल थपथपाए लेकिन वो गहरी नींद में थी। साहिबा उठो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने झटके से उसे उठाकर बिठाया, खुद भी उठ बैठा। उसने नींद में झूलते हुए आंखें खोली तो सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगी। जब पूरी आंखें खुली और हवास बेदार हुए तो सब समझ आ गया। यहाँ क्या कर रही हो मैडम? ये मेरा कमरा है। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसने गुस्से में पूछा। वो मैं यहाँ खुद नहीं आई, सच्ची। उसने हड़बड़ाते जल्दी जल्दी जवाब दिया। फारिद ने उसके बगैर दुपट्टे के बिखरे सरापे से नजरें चुराई। अच्छा, तो क्या जिन भूत तुम्हें यहाँ छोड़ गए हैं? उसने तंजिया कहा तो उसने नफी में सर हिलाया। वो शायद मैं नींद में आ गई, मुझे नींद में चलने की आदत है, उसने थोड़ा शर्मिंदगी से बताया। क्या? वो चीखा। जी। उसने मशकूक नज़रों से उसे देखा। जाओ अपने कमरे में और आइंदा कमरा अंदर से लॉक करके सोना, फारिद ने सख्ती से कहा तो वो जल्दी से बेड से उतरी और भागकर कमरे से चली गई। अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक लगाया। उफ साहिबा, तो मरेगी, देखा नहीं कैसे घूर रहे थे, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा और भागकर कंबल में दुबक गई। क्या पहनूं आज? आपने तो कहा कि अच्छे से कपड़े पहनने हैं और तैयार भी होना है अच्छे से, समझ नहीं आ रहा। उसने कपड़ों को देखते हुए सोचा, फिर एक पिंक कलर की प्यारी सी प्रिंटेड शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउज़र सेलेक्ट किया और उसके साथ उसका हमरंग दुपट्टा भी था। वो कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। उसने आयमा की हिदायत के मुताबिक काली काली आंखों में काजल उठाकर डाला। फिर उसने लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक उठाकर उंगलियों की मदद से होंठों पर लगाई। किसी फाउंडेशन पाउडर की उसे ज़रूरत नहीं थी। चेहरा शफाफ था। कमर तक आते बालों को उसने हेयर ड्राई करके जूड़े में कैद किया, फिर जूड़ा खोल दिया और सामने से बालों को पिन से सेट करके कमर पे खुले छोड़ दिए। कानों में हल्की सी नफीस बालियां डाली। मुतमिन सी होकर उसने दुपट्टा उठाकर सर पे लिया, लेकिन रेशमी और बारीक होने की वजह से सर पे टिक नहीं रहा था। उसने दुपट्टा सर से उतार कर गले में डाला और सीने पे फैला लिया। सारी तैयारी करके उसने एक नज़र खुद को देखा। गुलाबी रंगत में वो बहुत खिली खिली लग रही थी। फारिद के बारे में सोचती वो आईने में देखती शर्मा गई। हाय अल्लाह, मुझे तो खुद को देखकर इतनी शर्म आ रही है, उसने चेहरा हाथों में छुपाकर सोचा। फारिद के आने का टाइम होने वाला था। वह एक आखिरी बार खुद को देखकर कमरे से बाहर निकलकर किचन में आ गई। बेगम साहिबा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। मुलाजमा ने उसको पहली बार तैयार देखकर सताइशी अंदाज में कहा तो वो ब्लश कर गई। शुक्रिया। अच्छा बेगम जी, वो साहब आ गए हैं, सीधा कमरे में चले गए हैं। मुलाजमा के बताने पर वो चौंकी। वो कब आए और खाना खाया उन्होंने? नहीं बेगम साहिबा, आते ही कमरे में चले गए। अच्छा, तुम खाना गर्म करो, मैं पूछ कर आती हूँ। वो उसे हदायत देती उसके कमरे की तरफ चल दी। वो दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। वो उसे बेड पर ही नजर आ गया। वाइट शर्ट जिसके ऊपरी बटन खुले हुए थे, थके हुए हुलिये में बगैर जूते उतारे वो बेड पर आरा तिरछा लेटा था और सेट बेड ग्राउंड से टिका हुआ था। आंखें बंद थीं। वो हैरान परेशान सी अंदर दाखिल हुई और बेड के साथ खड़ी हुई। उसे लगा वो सो रहा है, इसलिए उसके जूते देखे और नीचे बैठकर उसके जूते उतार कर साइड पर रखे, पाँव सीधे बेड पर किए, कंबल उठाकर उस पर दिया। उसने उसका सुर्ख चेहरा देखा तो आगे आई, डरते हुए माथे पे हाथ रखा जो जल रहा था। उसी वक्त फारिद ने अपनी सुर्ख आंखें खोली। वो टिकटिकी बांधे साहिबा को देखने लगा। साहिबा डर के पीछे हुई। उसकी नज़रों से वो कंफ्यूज होने लगी। साथ में उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो परेशान हो गई। आप ठीक हैं? उसने डरते हुए हिम्मत करके उसे पुकारा। सर में दर्द हो रहा है, फारिद ने कनपट्टियों को दबाकर बताया। मैं दवाई लेकर आती हूँ, उसने जल्दी से मुड़ते हुए कहा। नहीं रुको। वो रुक कर उसे देखने लगी। जी, सर दबा दो मेरा प्लीज़। साहिबा को उसके चेहरे से ही दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा हो गया था। जी। लाइट बंद करती आओ। उसे रोशनी आंखों में चुभ रही थी। वो लाइट बंद करके उसके पास आई। अब सिर्फ कमरे में साइड लैम्प की रोशनी थी। फारिद थोड़ा परे खिसका तो वो जगह बनाकर उसके पास बैठ गई। उसने अपने हाथ उसके माथे पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। उसके ठंडे हाथों से उसे सुकून पहुंच रहा था। फारिद ने उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रखा, गोया इशारा दिया हो कि उंगलियां चलाए। साहिबा जहां उसका हाथ पकड़ने पर फ्रीज हुई थी, धड़कते दिल से बालों में आहिस्ता से उंगलियां चलाने लगी और उसे देखा जो आंखें बंद कर गया था। 5 मिनट तक वो ऐसे ही उंगलियां चलाती रही। जब फारिद ने उसका दूसरा हाथ उठाकर अपने सीने पर रख दिया, साहिबा को उसके दिल की धड़कन अपने हाथ पे महसूस हुई। सर दर्द ठीक हुआ? उसने उसे पुकारा जो आंखें मूंदे पड़ा था। नहीं, बैठी रहो, उसने आंखें बंद किए जवाब दिया तो वो फिर से उंगलियां फेरने लगी। फारिद अचानक ऊपर होकर उसकी गोद में सर रख कर लेट गया तो साहिबा दम साध गई। धक धक करते दिल से वो बैठी रही। फारिद उसकी गोद में मुंह छुपाए उसका हाथ जोर से पकड़े दूसरा उसके गिर्द लपेट किया था। आज फारिद उसे झटके पे झटके दे रहा था। उसने हैरत से उसे देखा जो सुकून से पड़ा था। साहिबा को हंसी आई। फारिद की भारी सांसों की आवाज़ पे उसके सोने का अंदाज़ा लगाती वो झुकी और झिझकते हुए उसकी पेशानी से बाल समेटकर बोसा देकर ऊपर हो गई। फिर न जाने कब उसकी आंख लगी और वहीं बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो गई।
आधी रात को उसकी आंख खुली। उसने देखा जहाँ साहिबा उसके बालों में उंगलियां रखे बेड ग्राउंड से टेक लगाए सोई हुई थी। वो आहिस्तगी से उठा और उसको देखा जो मासूमियत से लब खोले मध्यम मध्यम सांसें ले रही थी। उसकी निगाहें उसके चेहरे के हर नक्श का जायजा ले रही थी। उसके खुले बाल इतराफ में फैले थे। उसने हमेशा उसे दुपट्टे में देखा था, लेकिन आज इस रूप में वो इसका दिल धड़का गई थी। उसने आहिस्ता से हाथ से उसके बालों की नरमाहट को छुआ, फिर वहाँ से उसके रुई जैसे गालों को। आज वो बेखबरी में उसके एहसासात को जगा गई थी। एक तो इस्तेहकाक और दूसरा मुंह जोर जज्बात का शोर से तंग आकर उसने उसको आहिस्ता से अपने हिसार में लिया था। साहिबा की आंख किसी एहसास के तहत खुली तो खुद को इसके हिसार में पाया। फारिद जी, उसने हिकलाते पुकारा। उसके बाद जज्बात बोलते गए जिसमें वो दोनों भीगते गए। अगले दिन फारिद उठा तो वो कमरे में अकेला। आहिस्ता आहिस्ता सारे वाक़यात याद आते गए तो झटके से उठकर बैठा। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने। क्या सोच रही होगी वो। उसने सर हाथों में गिरा लिया। 2 मिनट के बाद वो उठा और फ्रेश होकर चेंज किया बाहर चलाया। उसकी तलाश में नज़रें दुराई। वो चलता हुआ बच्चों के कमरे में गया तो बच्चे सो रहे थे। वो निकला और किचन में गया जहाँ वो चूल्हे के आगे खड़ी थी। फारिद ने उसकी पुश्त पे बिखरे नम बाल देखे और चलता हुआ आगे आया। साहिबा ने कदमों की आहट पे मुड़कर देखा तो फारिद को देखकर नज़र झुकाकर मुस्कुरा दी। फारिद उसके सामने आया। साहिबा, वो आई एम सॉरी यार। फारिद ने कुछ देर की खामोशी के बाद हिचकिचाते शर्मिंदगी से कहा तो साहिबा नज़र उठाकर उसे हैरत से देखने लगी। लेकिन क्यों, उसने हैरत से पूछा तो फारिद हैरत से उसे देखने लगा। मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो क्या। फारिद ने हैरत से पूछा। नहीं फारिद जी, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी आपसे। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। अम्मा कहती थी शोहर से नाराज़ नहीं होते, अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं। उसने उसे शौक दिया। या अल्लाह, ये लड़की क्या चीज़ है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेचारी साहिबा के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो क्यों माफ़ी मांग रहा है। जी, चाय बनाऊँ आपके लिए। साहिबा ने पूछा। हाँ बनाओ। वो गैर हाजिर दमाही से उसे देखता बाहर निकल गया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फारिद और उसमें अब हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। फारिद अब गुस्सा भी नहीं करता था उस पर। शायद ये उनके दरमियान बने नए रिश्ते की वजह से था। साहिबा दिल जमी से उसके हर काम करती। सोती अभी भी वो बच्चों के साथ ही थी। ना ही फारिद ने उसे कमरे में आने का बोला था। रात का वक्त था। फारिद जो सोने की तैयारी कर रहा था खिड़की के पर्दे बराबर करने आया, लेकिन लॉन में नज़र पड़ते ही उसे शॉल में लिपटी वो टहलती नजर आई। उसे हैरत हुई। वो गैर इरादी तौर पर उसे खोए हुए महसूस करते लॉन में आ गया। साहिबा को बच्चों को सुलाकर कुछ देर लॉन में टहलने के लिए आ गई थी, लेकिन ठंडी हवा को महसूस करके इधर ही वॉक करने लगी। अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि साथ चलने वाले को भी महसूस न कर सकी। फारिद को हैरत हुई। उसने गला खंकार कर उसे मतवजा करना चाहा तो वो चौंक गई और ज़ोर से चीख मारी। फारिद भी उछल पड़ा। आराम से लड़की, चीख क्यों रही हो। वो चिढ़कर बोला। आप कब आए। वो दिल पे हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेती बोली। अभी, जब आप मोहतरम पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। वो चुप खड़ी रही, अलबत्ता फिर चलना शुरू कर दिया। फारिद को कुछ उदास लगी। वो भी उसके साथ कदम मिलाने लगा। उदास क्यों हो, उसने अचानक पूछा। जी। वो चौंक गई। मैंने पूछा उदास क्यों हो। नहीं जी, मैं तो नहीं। वो शाल दुरुस्त करती बोली। शक्ल पे तो 12 बजे हैं। वो हैरान हुई। इतनी रात को सर्दी में बाहर क्या कर रही हो। कुछ नहीं, वो हड़बड़ा कर बोली। अच्छा, वो मान गया। बच्चे सो गए। फारिद की आवाज़ आई। जी। तुम भी सो जाओ। जी अच्छा। वो बोलकर फिर चलने लगी। फारिद को वाकई गायब दिमाग लगी। इधर देखो। फारिद ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंकी। उसने हाथ छोड़कर उसको शानों से थामा और अपने सामने किया। वो नज़र झुका गई। क्या हुआ है, उसने नरमी से पूछा तो नफ़ी में सर हिला गई। साहिबा, उसकी पुकार पर वो सर उठाकर उसे देखने लगी। जो आंखों में नरमी का तासुर लिए उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली, फिर चुरा ली गई। बताओ मुझे क्यों अपसेट हो। जी। उसने नासमझी से देखा। मेरा मतलब क्यों परेशान हो। साहिबा की आंखों में एकदम आंसू आ गए। वो अम्मा अब्बा की याद आ रही थी। वो रुंधी हुई आवाज़ से बोली। इतनी सी बात, उनसे बात कर लो। उसने फ़ौरन हल बताया। वो मज़ीद रोने लगी। फारिद परेशान हुआ। वो अल्लाह मियाँ के पास है। ओह, आई एम सॉरी। वो चौंका फिर बोला। वो सूसू करती रही। फारिद को समझ न आया क्या करे। अच्छा चुप तो करो, वो नरमी से बोला। वो चुप कर गई, लेकिन सर हनूज झुका रहा। तुम्हारे घर में कौन कौन है, उसने पूछा। निकाह वाले दिन तो ना वो किसी से मिला ना कुछ पूछा। फारिद ने नोट किया था उसके घर में से कोई भी नहीं आता था मिलने, ना वो फ़ोन करती थी। ताई जी, चचा, उनके बच्चे, उसने उनके नाम गिनवाए। तो उनसे बात कर लिया करो। नहीं, उसने तेज़ी से नभी में सर हिलाया। क्यों। वो चौंका। मुझे उनकी याद नहीं आती, सवेरा और इब्राहिम की आती है, उसने उदासी से बताया। वो हैरान हुआ। अच्छा, मैं कल तुम्हें फ़ोन ला दूंगा, घर पे बात कर लेना, उसने फिर नरमी से कहा। लेकिन फ़ोन मुझे तो चलाना ही नहीं आता। ओह, उसके होंठ सीटी की शेप में सुखरे। चलो मैं सिखा दूंगा, उसने हल बताया। जी अच्छा। वो बोलकर सर हिला गई। एक बात तो बताओ, फारिद ने अचानक पूछा। जी। ये जी अच्छा तुम्हारा तकिया कलाम है क्या।
उसने शरारतन पूछा था। जी। वो हैरान हुई। कुछ नहीं, जाओ सो जाओ। वो हंस पड़ा। साहिबा ने हैरत से उसे हंसते देखा। इतने अरसे बाद वो पहली बार उससे इतनी लंबी बातचीत कर रहा था। जी अच्छा, वो कहकर मुड़ गई। फारिद मुस्कुराकर उसका फिर वही तकिया कलाम पर उसको देखने लगा। सुने, वो जाते हुए मुड़ी जो उसे ही देख रहा था। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, वो कहकर भाग गई। पीछे उसके मुस्कुराते लब सुकड़े। फादर, फारिद, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। किसी की याद आई थी। वो चेहरे पे सर तासुरात सजाए कमरे की तरफ चला गया। ये फाइल कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। वो कमरे में अलमारी के अंदर बनी अपनी फाइल तलाश कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके सारे अहम पॉइंट्स इस फाइल में थे। पिछले आधे घंटे से वो फाइल तलाश कर रहा था। पूरा कमरा छान मारा, फाइल न मिली। साहिबा, साहिबा, उसने गुस्से से कमरे में टहलते हुए उसे आवाज़ दी। वो कमरे में उसकी गुस्सीली आवाज़ सुनकर दाखिल हुई। मेरी फाइल्स तुमने छड़ी हैं? अलमारी में रखी थी, उसने सर्द लहजे में उससे पूछा। जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर ब्लू कलर की फाइल थी, कहाँ गई? ब्लू? उसने नासमझी से उससे पूछा। नीली फाइल कहाँ है? तुमने यहीं रखी थी। कहाँ है? मैंने यहीं रखी थी, उसने चीख कर पूछा तो वो डर कर पीछे हुई। जी मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ सफाई की थी। यहाँ से कुछ कागज़ पड़े थे इधर, मुझे लगा फजूल हैं, उसने मासूमियत से जवाब दिया। फारिद को अचानक याद आया, परसों काम करते वक्त वो कागजात यहीं साइड टेबल पर छोड़ गया था। हाँ, वही कागजात किधर हैं? उसने जल्दी से पूछा। वो मैंने फाड़ कर फेंक दिए। फिर वही मासूमियत। जबकि उसकी बात सुनकर फारिद के होश उड़ गए। कहा? क्या कहा तुमने? फेंक दिए? तुम्हें पता है वो कितने अहम थे? उसने उसका बाजू जकड़ को पूछा। साहिबा को लगा अभी उसका बाजू टूट जाएगा। माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल मत किया दिया करो, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ आती है? जाहिल, जाओ यहाँ से। उसने झटके से उसका बाजू छोड़कर धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे साइड टेबल पर गिरी थी। जब टेबल की नोक उसके सर पे लगी, खून की एक लकीर माथे से निकली। वो बेसाख्ता सर पे हाथ रख के, जबकि वो बिना देखते तन फन करता कमरे से निकल गया। शाम को सब खामोशी से डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। फारिद भी खामोश था। वो कब से चोर नज़रों से साहिबा को भी देख रहा था, जो आप चुप थी। साहिबा एक कुर्सी पर सोनिया को साथ बिठाए, राबी को गोद में बिठाए खाना खिला रही थी। खिलाफ तवक्का वो भी आज चुप थी, वरना रोज़ तो वो कोई ना कोई बात कर रही होती थी। इसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। वो बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। ममा, ये क्या हुआ है? राबी ने उसके माथे पर सूजन का निशान देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से छूकर पूछा। फारिद भी चौंक कर मुतवज्जा हुआ और उसके माथे पर लगी चोट को देखा, जहाँ हल्का सा खून का कतरा जमा हुआ था। अचानक फारिद को याद आया किस तरह वो सुबह उसे धक्का देकर गया था। साहिबा ने जल्दी से चोट को ढांपा था। कुछ नहीं बेटा, वो बस दीवार में सड़ लग गया था, उसने हंसते हुए मजाक में बात उड़ाते हुए कहा। फारिद को पशेमानी ने आन घेरा। सुबह उसका बर्ताव बहुत गलत था। हालांकि मीटिंग भी आज अच्छी हो गई थी, इतना रूड तो वो कभी नहीं हुआ था। वो खामोशी से उसे देखे गया। चलो बेटा, जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर आपको सुलाती हूँ। राबी को फिर से कुछ बोलते देख वो टोक गई। खाना खाकर वो फारिद को बिल्कुल इग्नोर किए उठ गई। फारिद खामोशी से उसे जाता देखते रहा। वो सोने के लिए सादा शर्ट ट्राउज़र में वॉशरूम से निकला। बेड पर आते हुए उसकी नज़र काफ़ी पर पड़ी, जो न जाने वो कब रख गई थी। उसे तो लगा था कि वो नाराज़गी दिखाएगी, लेकिन वो फिर भी उसके काम कर रही थी। वो एक घूंट कॉफ़ी का भरकर कमरे से बाहर निकला और बच्चों के कमरे का रुख किया। कमरे में नीम अंधेरा था। वो अंदर दाखिल हुआ और बेड पे देखा, जहाँ वो ईशा को अपने सीने पे सुलाई हुई थी। सोनी और अबी उसके साथ थी, खुद भी वो कंबल में दुबकी हुई थी। वो चलता हुआ बेड के करीब आया, झुक कर उसे देखने लगा, जो लंबी पलकों की झालर आंखों पर गिराए सुकून से सो रही थी। कितनी मासूम लग रही थी वो, उसने सोचा। अचानक उसकी नज़र उसके माथे की चोट पर पड़ी, जो उसी की दी हुई थी। वो सीधा हुआ और अलमारी से फर्स्ट एड निकाल कर लाया। अच्छे से साफ करके उसने वहाँ बैंडेज लगा दी। फर्स्ट एड वापस रखकर वो एक नज़र उसे देखकर मुड़ा, लेकिन जाने का दिन ना किया। वो वापस आया, कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बेड पे साहिबा के बराबर बैठा। उसने ईशा को आराम से उठाया, जो साहिबा की शर्ट के गले को मुट्ठी में जकड़ कर सोई हुई थी। उसने आराम से उसकी उंगलियां चुराई और मुस्कुराकर उसका हाथ चूम कर सोनी के साथ लिटा दिया। वो खुद साहिबा के पास आया और साथ लेट गया। रुख उसकी तरफ करके उसने एक नज़र उसके मासूम चेहरे को देखा। उसके जख्म पर हौले से लब रखे, उंगली से उसकी छोटी सी नाक को छुआ। सॉरी, झुककर उसके कान में सरगोशी की। उसने उसका बाजू उठाकर अपने गिर्द रखा और खुद भी उसके गिर्द बाजू का हसार बनाकर आंखें मूंद गया। फजर से पहले उसकी आंख खुली तो वो अभी तक बेखबर सोई हुई थी, बल्कि अब तो सर्दी से मजीद उसमें सिमटी हुई थी। वो मुस्कुराया, आराम से उसका बाजू उठाया और सर तकिए पर रख कर उठ बैठा। एक बार फिर उसकी बेखबरी पे मुस्कुराता, उसके बाल चेहरे के पीछे करता, पेशानी पे झुककर मुहर सबत करके उठ गया। उसके जागने से पहले वो उठ चुका था, जहाँ अब भी वो बेखबर सोई हुई थी। सुबह जब वो उठी तो माथे पे पट्टी देखकर हैरान हुई, जो न जाने कौन बांध गया था। वो सोच रही थी वो सोचना नहीं चाहती थी। काफ़ी देर वो सोचती रही, पट्टी को सोचती रही।
कल उसके रवैये का उसको बुरा लगा था और वो रोई भी थी, लेकिन अब ये पट्टी देखकर वो खुशगवार हैरत में गिरी थी। लबों पे शर्मीली मुस्कान थी। फारिस हुसैन ने जो जख्म दिया था तो मरहम भी दिया था। आयमा को खबर देने के लिए वो जल्दी से उठी और फ़ोन करने बैठ गई। कुछ देर पहले ही फारिद ने उसे मोबाइल ला कर दिया था और साथ में उसे कॉल करना और अटेंड करना भी सिखा दिया था। अब वो जल्दी से मोबाइल लेकर बैठी, आयमा का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम आपो, उसने चहकते हुए कहा। दूसरी तरफ आयमा भी उसकी जोशीली आवाज़ सुनकर खुशगवार हैरत में थी। वालेकुम अस्सलाम चंदा, क्या बात है, और सुबह सुबह कैसे याद आई? खैरियत है ना, बड़ी खुश लग रही हो। जी आपो, वो शर्म से मुस्कुरा दी। अच्छा बताओ फिर जल्दी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे सारी बात बताती गई। बताते हुए वो जितनी खुश थी, आयमा ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। माशाल्लाह चंदा, देखा मैंने कहा था ना, कोशिश करोगी तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अब जल्द तुम पूरी इसके दिल में जगह बना लोगी। इस सारा के धोखे के बाद वो बहुत टूट गया था। फारिद बहुत ऊंच मिजाज और नरम मिजाज का था। सारा से मोहब्बत करता था, लेकिन ईशा की पैदाइश के बाद जब वो छोड़कर तलाक लेकर चली गई और किसी दूसरे से शादी कर ली। उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तब मेरा भाई बड़ी मुश्किल से इस धोखे को सह पाया था। उसी वजह से वो इतना रूड बिहेव करता है। हंसना भूल गया है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हर चीज़ का मुकाबला करता है। इसलिए मैंने कहा था वो प्यार से ठीक हो जाएगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जिस तरह तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई उसे भी हो जाएगी। खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे जल्दी से खुशखबरी सुना दो तुम दोनों, उसने शरारतन कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर वो सुर्ख हो गई। वो चुप हो गई। यकीनन मेरी नाजुक मासूम सी भाभी जान अब शर्मा रही होगी, उसने कहा लगाते हुए फिर छेड़ा। आप वो नहीं करे ना, उसने धीमी आवाज़ में कहा और कॉल काट दी। अपनी धड़कनें सुनने लगी तो आयमा हंसती। क्या फारिद जी मुझसे मोहब्बत करेंगे? वो तो सारा से मोहब्बत करते थे, भला मुझसे क्यों करेंगे? उसे तरह तरह के अंदेशों ने आन घेरा था। वो ऑफिस में बैठा फाइल पे झुके काम कर रहा था, जब कोई धड़के से अंदर दाखिल हुआ। उसने सर उठाया और आने वाले को देखकर अफसोस में सर हिलाया। जैद धड़क से आकर उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठा। क्या हाल है जनाब, आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं? जैद ने आंख मारकर शोखी से पूछा। हाँ जी, और जैसे आप जनाब तो 24 घंटे हमारे चरणों में गिरे रहते हैं। फारिद अब सीधा होकर बैठा। अरे जानी, आप जानते तो हैं कितने मसरूफ़ हैं हम। उसने ठंडी आह भरी। क्यों, तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे हैं घर में जो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती? उसने इस्तेज़ाइया कहा। अरे जनाब, हमें कहाँ इतने खुश नसीब, वो तो पापा ने 2 हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा था, काम से सिलसिले में। बहुत ही कोई बोरिंग था। हाँ, लेकिन तेरी मसरूफियत समझ आती है। उसने शोखी से उसे देखते बात अधूरी छोड़ी, जबकि फारिद ने अब उसे आंखें छोटी करके देखा था और इशारा दिया कि आगे बकवास करो। जाहिर सी बात है, बीवी बच्चे और तो आपके घर में, इसीलिए अब आपको प्रॉपर टाइम देते होंगे। यू नो, बिजी पर्सन। शोही उसकी आवाज़ में झलक रही थी, जबकि उसकी बात से फारिद की आंखों के सामने साहिबा का सरापा लहराया था। उसकी काली मासूम आंखें, लब मुस्कुरा उठे। वेट वेट वेट, मिस्टर फारिद हुसैन मुस्कुरा रहे हैं? ये तो इस सदी का मुर्जा हो गया यार, ये तो कमाल हो गया। ऐसा क्या कमाल कर दिया भाभी जी ने? जैद को तो हैरत का झटका ही लगा था। बकवास नहीं करो, उसने झिड़का उसे। लो, तुम छुपे मीसने बने बैठे हो और हम बकवास भी ना करें। जैद चढ़ धोरा। फारिद ने घूरा। वैसे बता, मामला क्या है? कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो गया जनाब को? फारिद संजीदा हुआ। तो खुश है फारिद? जैद भी संजीदा हुआ। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मुतमिन हूँ। लहजे के साथ चेहरा भी मुतमिन था। जैद ने उसकी खुशी की बेसाख्ता दुआ मांगी। सारा को देखा मैंने, जैद अचानक उसको देखते बोला, जिसका चेहरा सपाट हुआ था, आंखें सुर्ख हुई थी। पूछो तो सही, कहाँ? उसने उसे चुप बैठते देख उकसाया। फारिद चुप रहा। जैद प्लीज़, ये सारा नामा बंद करो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। फारिद संजीदा लहजे में गुस्से से बोला। अस्पताल में देखा मैंने उसे, एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, दोनों टांगों से माजूर हो चुकी है। उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी। काफ़ी रो रही थी, माफ़ी मांगना चाहती थी तुमसे। जैद फर बोलकर उसको देखने लगा था, जिसके तासुरात वही थे। जैद हैरान हुआ। जिस लड़की को वो दीवानों की तरह चाहता था, आज इतनी बड़ी खबर सुनकर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो तंजिया मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में तकलीफ थी। वो आगे होकर बैठा और जैद को देखकर जब बोला तो लहजा बर्फ से भी ठंडा था। तो यही सोच रहा है ना, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? जिससे मैं इश्क करता था उसकी हालत सुनकर मैं तकलीफ़ में क्यों नहीं? जानते हो क्यों? वो ठहरा। वो इसलिए कि मैं मोहब्बत में बेवफाई तो बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, इसलिए मैंने उसे आराम आराम से छोड़ दिया। लेकिन जो चीज़ मैं माफ़ नहीं कर सकता तो वो थी मेरी बच्चियों की तकलीफ़, मेरी ईशा की तकलीफ़ जो भी चंद माह की, जो माँ के लम्स के लिए तड़पती थी, मेरी सोनी और राबी की तकलीफ़ जो माँ के लिए सिसकी थी। इस औरत को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, जिसने मेरे बच्चों को रुलाया तड़पाया कभी नहीं। और ये मकाफ़ाती अमल ही है।
उस औरत को देखना भी पसंद नहीं करता मैं। ठहर ठहर कर उसने ठंडे लहजे में खून आलूद आंखों से कहा था। ज़ैद उसकी तकलीफ समझ सकता था। और मोहब्बत, क्या मोहब्बत भी ख़त्म हो गई? उसने फिर सोचा, हाँ ख़त्म हो गई, उसी दिन जिस दिन वो घर की दहलीज पार कर गई थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ भाभी से कब मिलवा ले रहे हो? कोई दावत कर भाई, अपनी इकलौता यार हूँ तेरा। उसने उसका मूड दुरुस्त करने की खातिर उससे कहा। तो फारिद धीमा सा मुस्कुराया। चलो ठीक है, शाम में आ जाओ, गपशप करेंगे। फारिद ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मैं दुआ करूँगा मेरे दोस्त कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए और तुझे मुस्कान वापस लौट आए। जैद ने उसकी देखकर दुआ दी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया। फारिद घर आया तो उसने सोफे पर बैठकर आवाज़ दी। वो चंद मिनट में उसके लिए पानी लेकर आ गई। फारिद ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जो बालों का हल्का सा जूरा बनाए सब्ज रंग के ड्रेस में क्यूट लग रही थी। उसने हंसी दबाई और पानी का गिलास लिया। पानी पीकर उसने गिलास उसे पकड़ा दिया। सुनो, वो जो मुड़ने लगी थी उसकी पुकार पे रुक गई। जी, आम से लहजे में कहा। अलबत्ता मुड़ी नहीं, क्योंकि आइडिया नंबर 3 था, शोहर को इग्नोर करो। फारिद उठकर उसके पीछे आया। उसने उसके बाल जो जूरे में कैचर से जकड़े थे उन्हें कैचर निकाल कर खोल दिया तो लंबे बाल उसकी पुश्त पे बिखर गए। वो शौक हो गई। ऐसे रखा करो, अच्छे लगते हैं। फारिद ने उसके कंधों पे थोड़ी टिका कर उसकी जानिब देखा कर कहा। साहिबा ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। उसने सर पटाकर नजरें फेर ली। वो हंस पड़ा। बीवी नाराज़ हो? उसने प्यार से पूछा। नहीं, साहिबा का दिल तो लुटियाँ पाने का कर रहा था। अच्छा पक्का? उसने हैरत से पूछा। हिसार तंग किया? जी, मैं जाऊँ? उसने जल्दी से जवाब दिया। इग्नोर करना तो उसे ही भारी पड़ रहा था। फारिद ने गहरा सांस भरा। एक तो वो कभी शिकायत नहीं करती थी। अच्छा सुनो, उसने फिर पुकारा। जी। उसकी जीजी की गर्दान पे फारिद को हंसी भी आई। आज मेरा दोस्त आ रहा है शाम घर दावत पे, कुछ अच्छा सा बना देना। फारिद ने उसका रुख अपनी जानिब किया और उसके शानों पे बाजू रखा। साहिबा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। लेकिन मैं बनाऊँ क्या? उसे परेशानी ही हुई। कुछ भी बना लेना। फारिद ने उसके गाल से लाए। जी अच्छा, वो कहकर उसके हिसार से निकलने लगी। फारिद ने उसे छोड़ दिया। वो तो हया से जल्दी जल्दी भाग गई। फारिद उसकी पुश्त पे लहराते बालों को देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर कमरे में चला गया। शाम में जैद उनके घर आया तो फारिद उसे लेकर लाउंज में बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम भाई। साहिबा उनके पास दुपट्टा सही से सर पे जमाए हुए आई। जैद ने हैरत से इस छोटी लड़की को देखा। वालेकुम सलाम फारिद, ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। जैद ने नासमझी से फारिद से पूछा। तुम्हारी भाभी। फारिद ने मुस्कुराते हुए कहा तो जैद अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। भाभी? वो चीखा। साहिबा हैरान सी उसकी हरकतें देख रही थी। आप भाभी हैं? मेरा मतलब फारिद की बीवी। कैसी हैं आप? जैद सदमे से निकलता उसके सामने बाअदब होकर खड़ा हो गया। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? साहिबा ने प्यार से पूछा तो जैद को उसकी मासूमियत और मीठी नरम आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। मैं बिल्कुल फिट। वैसे भाभी, यू आर सो प्रीटी। जैद ने खुशगवारी से कहा तो वो नासमझी से फारिद को देखने लगी। हाँ साहिबा, तुम जाओ, खाना लगाओ, हम आते हैं। फारिद ने उसे भेजा तो वो चली गई। यार ये क्या? ये तो बच्ची है। मुझे सब कुछ बता, मेरा मतलब है ये कैसे हुआ? जैद ने पूछा तो फारिद ने सब कुछ उसे बता दिया। ओ माय गॉड। वैसे फारिद, किस्मत तुझ पे बहुत मेहरबान है। इतनी खूबसूरत बीवी, भाभी की बहन वगैरह नहीं है? अगर है तो मेरी भी सेटिंग करवा दे भाई। जैद की पटर पटर चलती ज़बान को फारिद ने रोका था, जो उसकी गर्दन को गुद्दी से दबोच चुका था। बकवास बंद कर, फारिद ने घूरा। अरे छोड़ दे यार मुझे, जैद ने हंसते हुए कहा। खाना लग गया है, आ जाए। साहिबा ने इन दोनों को कहा, लेकिन हैरत से उन दोनों को देखा। भाभी जी बचाए मुझे। जैद ने हाँक लगाई। साहिबा बेचारी हैरान परेशान से उसे देखने लगी। उसने मासूमियत से फारिद की तरफ देखा, जैसे नज़रों से गुजारिश की हो। फारिद ने एक झटके से उसे छोड़ा। थैंक यू भाभी, जैद ने हंसते हुए कहा तो फारिद उसे घसीट कर डाइनिंग टेबल पर ले आया। वाह भाभी, क्या जादू है आपके हाथ में, कसम से मज़ा आ गया। जैद ने खाने से लुत्फानंदोज होते हुए कहा तो साहिबा मुस्का दी। अरे भाई ये और लेना। उसने बरानी उसके आगे की, जबकि वो फारिद की साइड पे बैठी बार बार उसकी प्लेट में भी कोई ना कोई चीज़ रखती जा रही थी। जैद सब देख रहा था और नज़रों से फारिद को छेड़ भी रहा था। नहीं भाभी बस, पेट भर गया, अब तो एक कप चाय हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। उसने पेट पर हाथ रख कर कहा तो फारिद और साहिबा दोनों हंस दिए। जी अभी लाई, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, वो शरारत से कहते हुए उठी और किचन की तरफ चल दी। फारिद और जैद मुस्कुरा दिए। तुम जानते हो फारिद, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, जो तुम्हें साहिबा मिली है। बहुत मासूम है वो और बहुत मोहब्बत भी करती है तुझसे, जो उसकी आंखों में नजर आता है। किसी और के किए की सज़ा उसे मत देना। जिस तरह उसने प्यार से तेरे बच्चों, तुझे और तेरे घर को संभाला है, वो काबिल सताइश है। अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, उसे वो मोहब्बत दो जो वो डिज़र्व करती हो। साहिबा बहुत अच्छी है, वो तुझे हमेशा खुश रखेगी, मुझे भरोसा है। उसके जाने के बाद उसने फारिद की जानिब देखकर नरमी से कहा तो फारिद ने उसकी तरफ देखा। जहाँ मोहब्बत के नाम पे वो चौंका था, वहीं उसकी बातों पे वो मुतफिक था कि किस तरह उसने कम अरसे में हर चीज़ को संभाल लिया था।
صحیح کہہ رہی ہو تم، فارد نے کہا تو زید خوشی سے مسکرا اٹھا۔ صاحبہ چائے لے کر آئی تو وہ بھی اس نے تعریف کر کے پی لی۔ ویسے بھابھی یہ آپ کی بہن نہیں ہے کوئی؟ زید نے فارد کو شرارتی نظر سے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ زید کا چہرہ لٹک گیا۔ فارد نے بے ساختہ ہنسی دبائی۔ ارے یار صاحبہ، اس بیچارے کی کوئی بہن نہیں ہے نا، اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ بیچارہ بہن کے لیے ترستا ہے، فارد نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ زید کو زور سے اچھو لگا۔ اس نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ صاحبہ بھی اداس نظر آئی۔ میرا بھی کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس کی آواز رون گئی۔ زید اس کے رونے پہ بکھلا گیا۔ فارد نے اسے گھورا جو اس کی بیوی کو رلا کر بیٹھا تھا۔ ارے میں ہوں نا آپ کا بھائی، آج سے آپ میری بہن، میں آپ کا بھائی، ٹھیک ہے؟ روئے نہیں پلیز۔ زید اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا سر سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا، جبکہ وہ سو سو کرتی اس کی شرٹ سے ناک صاف کر رہی تھی۔ سچی آپ میرے بھائی ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا۔ ہاں میری ایموشنل بہن۔ زید نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر پیار سے کہا تو اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں اور پھر اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اچھا یہ رکھو میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ۔ زید نے جیب سے ایک کیس نکال کر اسے دیا تو اس نے حیرت اور خوشی سے جلدی سے پکڑا اور کھول کر دیکھا، جس میں خوبصورت سا نفیس بریسلٹ تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے، بہت شکریہ بھائی جان، اس نے مسکراتے چہرے سے کہا تو زید نے اس کی چہرے کی خوشی پہ ماشاءاللہ کہا۔ فارد سے مزید یہ پیار بھرا منظر برداشت نہ ہوا۔ اچھا بس اب جاؤ تم، خواہ خواہ رلا دیا میری بیوی کو۔ وہ ان کے پاس آ کر صاحبہ کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا زید سے بولا، جو اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اوہ کم آن جیلس، زید نے جان بوجھ کر انگلش میں کہا، جو صاحبہ کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ بیچاری تو فارد کا خود کے گرد گھیرا دیکھ رہی تھی جو بے نیاز کرا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، فارد نے دانت پیس کر کہا۔ دیکھیں بھابھی، یہ آپ کا شوہر مجھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، زید نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ ارے آپ بیٹھے نا، ہم باتیں کرتے ہیں، صاحبہ نے اسے پیار سے کہا، اور فارد جو گھوڑا جس نے ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو چڑیا کے بھی پر نکل آئے۔ اس کے بعد صاحبہ اس کے ساتھ سے ہٹ کر زید کو لیے لاؤنج میں چلی گئی، جہاں دونوں نے خوب باتیں کی۔ فارد تو اس کی تیز تیز چلتی زبان دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے تو اتنی باتیں نہیں کرتی یہ، وہ بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر میں زید چلا گیا تو صاحبہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ فارد اس کی بے نیازی پہ تلملاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیند تو آنی نہیں تھی اب۔ تنگ آ کر وہ اس کے کمرے میں گیا تو آگے سے لاک لگا تھا۔ اس نے گھور کر دروازے کو دیکھا، وہ ڈپلیکیٹ چابی لے کر آیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ پنک نائٹ ڈریس میں باربی بنی سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور آرام سے اسے اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ صاحبہ جو کچی نیند میں تھی، آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تو لب مسکراہٹ میں پھیلے تھے۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ فارد کا آج کا سارا دن بچوں کے ساتھ گزارنے کا پلان تھا۔ وہ سب لان میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ہلکی ہلکی دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ فارد عشا کے ساتھ کھیل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ فارد تک آتی اور پھر بھاگ جاتی۔ صاحبہ بھی آرام سے بیٹھی ان کی مستیاں دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں کینو چھیل کر انہیں دے رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اندر کی جانب چل دی۔ فارد نے اسے جاتے دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گیا، لیکن جب کافی دیر تک وہ نہ آئی تو وہ غیر ارادی طور پر اندر کی طرف چل دیا۔ کچن میں جا کر دیکھا وہ نہیں تھی۔ بچوں کے روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا، لیکن اندر آ کر اس کی نظر اور ایمان دونوں ڈولم ڈول ہو گئے۔ سٹ پٹا تو صاحبہ بھی گئی تھی۔ وہ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور جینز میں ملبوس کھلے بال جو اس کے کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے، آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہوگی۔ فارد چاہ کر بھی اس کی طرف اپنے قدموں کو بڑھنے سے نہ روک پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، صاحبہ نے جلدی سے اسے کہا تھا، لیکن وہ انسنا کر کے آگے آیا۔ صاحبہ نظر جھکا گئی۔ نہ جانے آج کیوں اسے لگا تھا جس طرح شہر کی لڑکیاں اس طرح ماڈرن کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی پہن کر دیکھے کہ کیسے لگتے ہیں، لیکن اچانک سے فارد کے آ جانے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے ہوش ربا حسن سے فارد کا ایمان ڈگمگا گیا رہا تھا اور اوپر سے ملکیت کا احساس بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے شانوں پہ بازو پھیلا کر اپنے گھیرے میں لیا اور قریب کھینچ لیا۔ وہ بے ساختہ آگے کھینچے آئی۔ کیا ارادے ہیں تمہارے آج؟ ہاں، فارد نے جذبات سے گندی آواز میں سرگوشی میں پوچھا تھا تو صاحبہ نے سر اٹھا کر اپنی کالی گول آنکھوں سے اس کو معصومیت سے دیکھا۔ میرے تو کوئی ارادے نہیں ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فارد کو اپنا آپ اس کی آنکھوں میں ڈوبتا نظر آیا۔ دل و دماغ سب پر وہ حاوی ہو رہی تھی۔ دل کہتا تھا کہ اسے اس حسن پر خراج تحسین بخشا جائے۔ دونوں پیار بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دل کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فارد جھکا اور چھوٹی سی جسارت کر دی، جسے صاحبہ کا رنگ سرخ گلال ہو گیا اور آنکھیں کھلی رہ گئی۔ فارد نے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں وہ شرپیلی سی مسکان لبوں پہ سجائے سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں میچ رکھی تھی۔ فارد نے اس کا رخ موڑ کے آئینے کی طرف کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہم تو پہلے ہی آپ کے دیوانے ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ اس نے اس کے کندھے پہ ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا
कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। मैं बस कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्लाह कसम मैंने पहनने नहीं थे, ये तो कितने गंदे हैं। उसने सिमटते हुए नागवारी से कहा, लेकिन मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। फारिद ने आईने में उसका अक्स देखते सरगोशी की। है अल्लाह अल्लाह, आपको अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े? उसने आंखें फाड़कर पूछा। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो सोच में पड़ गई। फारिद ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके हाथ अपने हाथ में लिए। मुझे मेरी साहिबा जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है, सादा मासूम। तुम जैसे कपड़े पहनो उनमें अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हें ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फारिद ने उसका हाथ सहलाते हुए प्यार से कहा। साहिबा के लिए हैरत का मकाम था। आज फारिद ने पहली बार उसकी तारीफ़ की थी। शायद ये ज़ैद की बातों का असर था कि फारिद इस रिश्ते को मौका दे रहा था। साहिबा मुस्कुरा दी तो फारिद भी उसकी मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिया। आप बहुत अच्छे हैं, साहिबा ने बेसाख्ता कहा। अच्छा? फारिद ने मसनूई हैरत से पूछा। जी, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, साहिबा ने भी एक्साइटेड होकर कहा। फारिद उसे देखता रह गया, जो छोटी सी बात पे कितना खुश हो जाती थी। अच्छा, तो फिर अपने कमरे में कब आ रही हो? उसने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए पूछा। जी? उसने नासमझी से देखा। अपने कमरे में यानी हमारे कमरे में? फारिद ने झुककर उसकी आंखों में देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। लेकिन बच्चे? उसे बच्चों की फिक्र हुई। कोई नहीं, बच्चों का बेड भी हम वहीं शिफ्ट कर देते हैं। उनका कमरा काफ़ी बड़ा था, जिसमें बआसानी उनका बेड आ सकता था। जी अच्छा। साहिबा मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में देखने लगी। यहाँ आओ। फारिद ने अपना बाजू फैलाया तो वो नम आंखों से उसे देखती उसके सीने पर सर रख गई। फारिद ने उसके सर पर थोड़ी रख कर उसके बाल सहलाए और सर पे लब रखी। मम्मा, पापा। आवाज़ पे दोनों अलग हुए और पीछे देखा, जहाँ सोनी और राबी खड़े थे। पापा, आइसक्रीम खानी है? सोनी ने एक्साइटेड होकर अंदर आते कहा। तीनों दरवाजे पे लाइन बनाए खड़ी थी। साहिबा हंस दी। फारिद नीचे झुका तो वो तीनों चलती हुई अंदर आई और उसकी बाहों में समा गई। आज हम लोग बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाने, फारिद ने सोनी और राबी को झुककर उठाकर कहा, जबकि ईशा तो मामा की टांगों से चिपकी थी। साहिबा ने उसे भी उठा लिया। याहू, सोनी और राबी एक्साइटेड हो गई। फारिद और साहिबा मुस्कुरा दिए। पापा, मैं ईशा ने भी देखा देखी अपने हाथ खड़े कर दिए। वो लोग इन तीनों को लेकर बाहर निकले और फिर काफ़ी इंजॉय करके घर देर तक वापस आए। बच्चे तो रास्ते में ही सो गए थे। एक भरपूर जिंदगी से भरा दिन गुजार कर वो घर लौटे थे। साहिबा फारिद के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। बच्चे भी उनके पास ही होते थे। फारिद अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक मुतमिन और खुश हो गया था। ये चंद दिन उसने साहिबा की संगत में बहुत खूबसूरत गुजारे थे। साहिबा भी अपनी ज़िंदगी से मुतमिन थी। एक खुशहाल ज़िंदगी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी उसे मिल गई थी, बल्कि इससे भरकर मिला था। एक प्यार करने वाला शोहर, सब कुछ तो था। वो जितना अल्लाह का शुक्र करती इतना कम था। लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो थी मोहब्बत। उसे कभी फारिद के प्यार में कोई कमी नज़र नहीं आई थी, लेकिन उसने कभी ज़बान से इजहार भी तो नहीं किया था। यही तो फ़र्क होता है मोहब्बत में। औरत अपने मोहब्बत का इजहार अमल से करती है, जबकि औरत को मर्द से हमेशा लफ्ज़ी इजहार के साथ साथ अमली भी चाहिए होता है। इन चंद दिनों में साहिबा ने कई मरतबा अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, लेकिन फारिद ने नहीं। सुने। फारिद बेड पर लेटा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। जब साहिबा जो उसके पास बैठी थी उसने पुकारा। सुने ना। उसने फिर पुकारा। हाँ बताओ। उसने मसरूफ़ सा कहा। यहाँ मेरी तरफ देखे। उसने लाड से खफा खफा सा कहा। इन दोनों में वो लाड करना भी सीख गई थी और रूठना भी। हाँ बताओ क्या है साहिबा? उसने झंझराहट में कहा। इसे रखें, फिर मेरी बात सुने। उसने फिर कहा। साहिबा, बहुत ज़रूरी काम है। फारिद ने कहा। हाँ? अल्लाह अल्लाह, आपको काम मुझसे ज़्यादा अहम है। मेरी अम्मा कहती थी शोहरों को बीवी को वक्त देना चाहिए। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करती। वो रुख मोड़कर बैठ गई। अच्छा भी खफा तो मत हो, इधर आओ, ये लो रख दिया। फारिद ने उसे अपने साथ लगाया तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा बताओ क्या बात है? फारिद ने उसे चुप देख कर कहा, जो उसके सीने पर सर रखे हुए थी। हाँ, बात तो कोई नहीं थी, साहिबा ने खिलखिलाते हुए कहा तो फारिद को शौक लगा। साहिबा, तुम बहुत शैतान हो गई हो। फारिद ने मसनूई डपटा। आपने मुझे शैतान कहा? साहिबा ने उसके बाजू पे चुटकी काटी। जी हाँ, शैतान की नानी। फारिद ने फिर छोड़ा। जाए, मैं नहीं बोलती, मुझसे प्यार ही नहीं करते आप। उसने मुंह फुलाकर कहा तो फारिद का कहकहा गूंजा। तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? फारिद ने उसके कान में झुककर सरगोशी की तो वो सिमट कर मुस्कुरा दी। वो चुपचाप उसके शर्ट के बटनों से खेलती रही। फारिद जी। उसने उसके बाल सहलाते हुए कहा। आप सारा से बहुत मोहब्बत करते थे। उसने अचानक कहा तो फारिद का उसके बालों में चलता हाथ थमा। उसकी खामोशी पे साहिबा ने सर उठाकर उसे देखा। बताए ना फारिद जी। उसने उसके गाल पे हाथ रख कर कहा तो फारिद ने उसकी तरफ देखा। फारिद ने सिर्फ कहा था। अब भी करते हैं? साहिबा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो इन बातों को। फारिद ने टोका। नहीं, मुझे बताएं, क्या आप भी सारा से मोहब्बत करते हैं आप? उसने फिर पूछा। नहीं मेरी जान, मैं नहीं करता उससे मोहब्बत, और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। फारिद हुसैन सिर्फ़ और सिर्फ साहिबा का है। फारिद ने उसकी पेशानी को चूम कर कहा तो साहिबा मुस्कुरा दी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। साहिबा ने उसके गले लग कर कहा। जी अच्छा।
फारिद ने उसकी नकल करते कहा तो वो घूर कर रह गई। वैसे फारिद जी, इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अचानक उसने पूछा। किसको? यही कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ को। अच्छा, इसको? फारिद को हंसी आई। बताएं ना, मुझे सिखाएं। तुम क्या करोगी सीख कर? फारिद ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। मैं आपको बोला करूँगी ना अंग्रेज़ी में, उसने फखरिया बताया। अच्छा? उसने तारीफ़ी नज़रों से उसे देखकर अच्छा कहा। हाँ बताएं अब, साहिबा ने ज़ोर से पूछा। आई लव यू, फारिद ने कहा। क्या? उसने नासमझी से देखा। आई लव यू, फारिद ने आराम आराम से कहा। आई ल क्या? साहिबा ने परेशान सा उसकी तरफ देखा। बोलो आई। फारिद ने कहा। आई लव लव यू। अब बोलो। आई लव यू, उसने झट से कहा। फारिद मुस्कुराया। देखा, मैंने सीख लिया, उसने खुशी से फखरिया बताया। हाँ जिंदगी, फारिद ने उसकी पेशानी चूम कर कहा। आई लव यू, वो बोलकर फिर से उसके सीने में मुँह छिपा गई। आई लव यू टू, फारिद ने उसे खुद में भींच कर कहा। जी जावेद साहब, हम ठीक हैं, आप लोग घर आ जाएंगे, वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फारिद ने मोबाइल पे बात करते हुए कहा था और फ़ोन रख दिया। आज उसने ऑफिस जाने को दिल नहीं चाहा। वो चाहता था साहिबा के साथ कहीं बाहर जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की वजह से उसने उन लोगों को घर पे ही बुला लिया था। थोड़ी देर में वो लोग आए तो फारिद उन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी तानिया, एक एम्प्लॉय और जावेद साहब उनके मैनेजर थे। वो लोग इस वक्त बैठे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। साहिबा ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए खुशदिली से बोली तो सब जग चौंक कर सर उठाए। सब सर हिलाकर जवाब देते, जबकि तानिया उसे एक नागवारी से देख रही थी। साहिबा ने गुस्से से तानिया को देखा, जो खुली शॉर्ट शर्ट और चुस्त पैंट में फारिद के साथ चिपक कर बैठी थी। साहिबा अपना गुस्सा कंट्रोल करती आकर फारिद की दूसरी साइड बैठ गई। फारिद ने हैरत से उसे देखा। साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अभी। फारिद ने झुककर उसे आहिस्ता आवाज़ में कहा। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी, साहिबा ने जिद्दीपन से कहा। वो कब से उस तानिया को दरवाजे से फारिद के साथ जानबूझकर चिपकते देख रही थी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो अंदर आ गई। साहिबा, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम जाओ, फारिद ने संजीदगी से उसे कहा। बाकी सब तो काम कर रहे थे, लेकिन तानिया की आंखें और कान उसकी तरफ ही थे। आप करें ना काम, मैं कौन सा आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बस यहाँ पे बैठी रहूँगी, उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते कहा। तो फारिद ने उसे घूरा, फिर काम में मसरूफ़ हो गया। साहिबा इधर उधर नज़रें घुमाकर देखने लगी। फारिद और तानिया एक फ़ाइल लेकर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। तानिया की नज़रें फ़ाइल से ज़्यादा फारिद पे थीं। वो जानबूझकर कभी फारिद के बाजू से बाजू मस करती तो कभी हाथ पे हाथ। साहिबा सब देख रही थी। उसे अब गुस्सा भी आने लगा था। देखें, आप दूर होकर बैठे थोड़ा। अचानक उसने खड़े होते हुए तानिया को कहा तो सबने चौंक कर उसे देखा। चौंक तो फारिद भी क्या था। क्या कह रही हो? फारिद ने उसे घूरकर संजीदगी से कहा। जी, ये कब से आपके साथ चिपकी जा रही हैं, मुझे नहीं पसंद। उसके सबके सामने गुस्से से बोलने पर तानिया का बेइज्जती से चेहरा लाल हो गया। साहिबा, ये क्या बकवास है, तुम इससे बात करो और बाहर जाओ तुम। फारिद ने उठकर उसे बाजू से पकड़ा। नहीं, मैं यही रहूँगी, ये चुड़ैल अब से चिपड़ने की कोशिश कर रही है, नज़र नहीं आ रहा आपको? अल्लाह अल्लाह, कैसी बेशर्म लड़की है, साहिबा ने गुस्से से सुर्ख होते कहा। तो तानिया उठ खड़ी हुई। अब के उसके लफ्ज़ों पे फारिद को भी गुस्सा आया था। फारिद सर, ये कैसी बदतमीज़ी है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाउ इंसल्टिंग इज़ दिस। तानिया ने गुस्से से सुर्ख होकर फारिद के बाजू पे हाथ रखा। साहिबा ने शौक से उसका हाथ उसके बाजू पे देखा। ए चुड़ैल, हाथ हटाओ अपना, साहिबा ने उसे कहा। तमीज़ से बात करो जाहिल इंसान। तानिया भी बदतमीज़ी पर ही उतर आई। साहिबा ने आओ देखा ना ताओ पानी का जग उठाकर उस पर उलट दिया। तानिया ने शौक और बेयकीनी से खुद को देखा। बाकी सब भी सदमे से खड़े हो गए थे। अब बताओ, हाथ तो लगाओ मेरे शोहर को, उसने सीने पर बाजू बांधकर फखरिया जिताते हुए कहा। चट्टा, चुप हो जाओ साहिबा, फारिद ने रख कर उसे थप्पड़ दे मारा। साहिबा ने फटी आंखों से गाल पे हाथ रख के उसे देखा था, जो सुर्ख नज़रों से उसे गुस्से से देख रहा था। फारिद, अचानक ज़ोरदार आवाज़ पे उसने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ आयमा बेयकीन आंखें लिए गुस्से में उसे देख रही थी। साहिबा सर झुकाए खड़ी रही, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आयमा अंदर आई और साहिबा के पास खड़ी हुई। आई एम सॉरी यार, आप लोग प्लीज़ जा सकते हैं, आयमा ने अंदर आकर सबसे कहा। तो सब बारी बारी बाहर चले गई। तानिया एक सुलगती नज़र साहिबा पर डालकर टिक टिक करती निकलती चली गई। इन सब के जाने के बाद आयमा ने फारिद की जानिब देखा। साहिबा रोते हुए भागकर कमरे से निकल गई। सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत अफसोस हुआ, जो मान मुझे अपने भाई पे था वो तुमने तोड़ दिया। आयमा ने रुंधी हुई आवाज़ में सर झुकाए फारिद से कहा। आपको नहीं पता वो कितनी बदतमीज़ी कर रही थी। फारिद ने गुस्से से कहा था। वो बदतमीज़ी नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने शोहर जिसे वो मोहब्बत करती है उसके लिए पॉजेसिव थी। और क्या तानिया को तुम नहीं जानते, उसकी हरकतों को नहीं जानते कि वो किस तरह की लड़की है? साहिबा ने जो कुछ कहा सच कहा, और तुमने तानिया जैसी लड़की के लिए अपनी बीवी पर हाथ उठाया। अगर गलती उसकी थी तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था, तुम उस पर हाथ उठाओ। बहुत शर्मिंदा किया है तुमने मुझे, आयमा ने गुस्से से उसे झिड़क कर कहा और कमरे से निकल गई। फारिद ने पीछे से गुलदान उठाकर दीवार पर देर मारा और अपने कमरे में चला गया।
बस मेरी जान, रो मत। आयमा कब से उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके गले लगे सिर्फ रोए जा रही थी। बच्ची अभी माँ को देखकर उदास थी। फूफो, मामा को क्या हुआ है? सोनी ने आयमा से पूछा। कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। आप जाओ बाहर, बहनों को भी ले जाओ, खेलो, मैं और मामा आते हैं। उसने इन तीनों को बाहर भेजा तो सोनी समझदारों की तरह इन दोनों को लेकर बाहर चली गई। साहिबा, चंदा, प्लीज़ चुप हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। इधर देखो मेरी तरफ। आयमा ने उसे अपने सामने बिठाकर उसके आंसू पूछे। इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है आपको? देखें, इतना दर्द हो रहा है। आपको नहीं पता वो लड़की जानबूझकर फारिद जी के साथ चिपक रही थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा और अपना गाल आगे किया जहाँ उंगलियों के निशान छपके थे। अच्छा, रोना तो बंद करो, फिर खबर लेते हैं इसकी। आयमा ने प्यार से कहा। खुद बहुत रोना आए जा रहा है। उसने अपने आंसू साफ किए। अच्छा देखो मेरी जान, मुझे पता है फारिद ने गलत किया, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था ना, ये तो बुरी बात होती है। आपको नहीं पता, वो लड़की जानबूझकर फारिद जी के साथ चिपक रही थी, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। मुझसे प्यार ही है, मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे नहीं है मेरे जान। अच्छा चलो अब फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। आयमा ने उसे कहा तो वो भी सब भूल भाल कर उठ गई। आयमा ने कुछ सोचा, अब उसे अपने प्लान पर अमल करना था। असर के वक्त फारिद जो लाउंज में बैठा हुआ था, आज के वाक़े के बारे में सोच रहा था। आयमा और साहिबा को बैग बाहर लाते और बच्चियों के तैयार खड़ा देख कर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हैं आप? अभी आज ही तो आई हैं। उसने हैरानगी से उनसे पूछा। मैं जा रही हूँ बच्चियों को और साहिबा को लेकर साथ। आयमा ने उसके सर पर धमाका किया। फारिद ने बेयकीनी से उसे देखा। फारिद ने साहिबा के चेहरे की तरफ देखा जहाँ वो सर झुकाए हुए थी। क्यों जा रही हैं? उसने जल्दी से पूछा। क्या मतलब क्यों जा रही हूँ? मैं फूफो हूँ बच्चों की, और वो जा सकते हैं मेरे साथ। और जहाँ तक साहिबा की बात है तो वो तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक तुम इससे अपने किए की माफ़ी नहीं मांग लेते, वरना भूल जाओ। आयमा ने बेलचक अंदाज में कहा। आपी, लेकिन गलती भी तो। आयमा ने उसकी बात काट दी। मुझे सफाइयाँ नहीं सुननी, माफ़ी नहीं मांगनी तो यहीं रहो, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो एक नज़र उसे देखकर निकलती चली गई। साहिबा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, शिकवा किनारी निगाहों से। फारिद ने भी उसे देखा, लेकिन अना का पहाड़ ऊंचा था। वो बच्चों से मिलता लंबे लंबे डग फिरता कमरे में चला गया। साहिबा ने आंसू पूछकर आयमा की तकलीद में एक कदम बढ़ा दिए थे। वो लोग इस्लामाबाद पहुँच गए थे। सफ़र में साहिबा बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। घर पहुँचकर सब घर में दाखिल हुए तो सामने ही हमाद भी दिख गया। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? हमाद ने आगे बढ़कर सलाम करते हुए कहा। बच्चे भी आयमा के बच्चों किरण और इस्माइल के साथ खेलने चले गए। वालेकुम अस्सलाम, साहिबा ने निकाह से जवाब दिया। साहिबा, ऐसा करो, आराम करो, आओ तुम्हें कमरे में ले चलूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। आयमा ने हमाद को आंखों से तसल्ली दी और साहिबा को कमरे की तरफ चल दी। अचानक साहिबा चक्कर आने की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। साहिबा, हमाद देखो साहिबा को क्या हो गया? आयमा ने नीचे बैठकर उसका गाल थपथपाते हुए हमाद को चीख कर बुलाया। अस्से कमरे में लेकर चलते हैं, तुम डॉक्टर को कॉल करो। हमाद उसे उठाकर कमरे में ले गया और बेड पर लिटाया। आयमा ने डॉक्टर को कॉल की। कुछ ही देर में डॉक्टर आई। आप लोग बाहर जाएं, मुझे चेकअप करने थे, डॉक्टर ने कहा तो वो उसे फिक्र से देखते बाहर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, सब ठीक है ना? क्या हुआ है साहिबा को? आयमा ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। अरे फिक्र की कोई बात नहीं, गुड न्यूज़ है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। कांग्रेचुलेशन, बस कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने खुशी से उनको खबर सुनाई तो आयमा ने खुशी से मुंह पर हाथ रख लिया। उसने हमाद को देखा जो खुद भी खुश नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आइए आपको बाहर तक छोड़ दूँ, हमाद कहते हुए उनके लिए बाहर निकल गया। आयमा जल्दी से उसके कमरे में गई जहाँ वो अभी भी बेहोश लेटी थी। आयमा ने उसके पास बैठकर उसकी पेशानी चूमी और उसके लिए सूप बनाने किचन में चली गई। साहिबा को होश आया, वो कमरे में अकेली थी। कुछ देर तो गायब दिमाग से लेटी सोचती रही। अरे साहिबा, उठ गई तुम? आयमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो साहिबा उठकर बैठ गई। कैसी तबीयत है अब? आयमा ने प्यार से उसके गाल पे हाथ रख कर पूछा। ठीक हूँ आपो, बस जी मतला रहा है, उसने नकाहा से कहा। मेरी जान, अब इस हालत में ये तो होगा, चलो जल्दी से ये सूप पियो। आयमा ने प्यार से कहा तो वो उसे उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। क्या मतलब बाबा? उसकी बेखबरी पे आयमा मुस्कुरा दी। मेरी जान, तुम मामा बनने वाली हो? आयमा ने उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा। साहिबा ज़ेरे लब दोहराने लगी। मैं मामा बनने वाली हूँ आपो? सच में? आप सच बोल रही हैं? साहिबा ने हिकलाते हुए नम आंखों से जल्दी से पूछा। हाँ मेरी जान, अब मेरी छोटी सी भाभी माँ बन रही है, मैं बहुत खुश हूँ साहिबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसने उसका हाथ चूम कर कहा तो साहिबा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। साहिबा, क्या हुआ चंदा, रो क्यों रही हो? आयमा ने उसे साथ लगाकर पूछा। ये तो खुशी के आंसू है, उसने अलग होकर मुंह बसुर कर कहा तो आयमा मुस्कुरा दी। चलो अब ये सूप ख़त्म करो, कितनी कमज़ोर हो गई हो, रंगत भी पीली हो रही है। आयमा ने ज़बरदस्ती उसे सूप पिलाया। आप भी वो फारिद जी, उनको भी बता। आयमा ने उसकी बात काटी। नहीं, अभी मैं नहीं बताने वाली उसे, मैं नहीं चाहती कि बच्चे का सुन कर आए, मैं चाहती हूँ कि उसे तुम्हारी कदर का अंदाज़ा हो।
जब अकेला घर में रहेगा ना, अकल ठिकाने आएगी, फिर कभी मेरी भाभी को रुलाने की हिम्मत नहीं करेगा। आयमा ने सख्ती से कहा हो तो वो चुप कर गई, हालांकि उसका इतना दिल कर रहा था उसे बताने को। चलो अब लेट जाओ, आराम करो। उसने उसे लिटाकर कंबल ओढ़ा दिया। आप वो बच्चे कहाँ हैं? उसने याद आने पर पूछा। तुम फिक्र नहीं करो, उनको मैं सुला दूंगी। ईशा को सुलाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी, ठीक है? उसकी बेचैनी देखते उसने कहा तो साहिबा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आयमा भी लाइट ऑफ करते बाहर चली गई। रात को उसकी आंख खुली किसी की छोटी छोटी उंगलियों के लम्ह से। उसने आंखें खोली तो ईशा थी, जो बैठकर उसके चेहरे को छू रही थी। ईशा मेरी जान, क्या हुआ? उसने उठकर उसे गोद में लिया। मम्मा भूख। ईशा ने आ करते कहा तो साहिबा मुस्कुरा दी। साहिबा को याद आया ईशा रात में एक मरतबा फीडर ज़रूर पीती थी। अरे मेरी जान, मामा को बेबी को भूख लगी है और मामा सोई पड़ी हैं। मामा बहुत गंदी है ना? उसने उसके गोद में खड़ा करते हुए उसकी नाक से नाक मिलाकर कहा तो ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज जो मेरी गुड़िया, फीडर बना कर देती हूँ। वो उसे लेकर उठ खड़ी कमरे से बाहर निकलकर ढूंढते हुए किचन की तरफ चल गई। किचन की लाइट ऑन की तो सामने ही गर्म पानी में फीडर पड़ी थी। उसने धोकर फ्रिज से दूध उठाया और गर्म करके फीडर में डाला। इस दौरान ईशा उसके कंधे से चिपकी हुई थी। फीडर बनाकर उसने लाइट ऑफ की और कमरे की जानिब चल दी। कमरे में आकर उसने ईशा को बेड पर लेटाया और फीडर उसे दिया तो आराम से पेट पूजा करने लगी। साहिबा ने मुझसे मुस्कुरा कर देखा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिबा ने घड़ी पे टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। उसने आयमा का सोचते जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जिसको देखा उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप? उसने हैरान सा कहा। फारिद इन लोगों के जाने के बाद अपने कमरे में आ गया था, लेकिन घर तो क्या, कमरा भी उसे काट खाने को दौड़ रहा था। साहिबा की इतनी आदत हो गई थी कि अब उसके बिना एक पल भी नहीं गुजारा जा रहा था। फारिद, तुमने गलत किया, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे। उसने गुस्से से इधर उधर टहलते सोचा कितनी ज़ोर से लगा होगा उसे, फिर सॉरी भी नहीं किया तुमने। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, कम अज़ कम रोक ही लेते उसे। उसने फिर सोचा और गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर शीशे पे दे मारा। शीशा कच्ची कच्ची होकर बिखर गया। एक टुकड़ा उसे भी लगा था जो हाथ को लहू लहू कर गया, लेकिन वो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब बर्दाश्त न हुआ तो कमरे से निकलकर गाड़ी में बैठा और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। यहाँ पहुंचकर वो घर में दाखिल हुआ तो समझ न आया पता नहीं किस कमरे में होगी। अभी वो सोच ही रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कमरे से निकलकर किचन में दाखिल होते वो वहीं पे खड़ा रहा और उसके कमरे में जाने के बाद खुद भी पीछे पीछे आ गया। जी मैडम, अब अंदर आने दो, फारिद ने मुस्कुराकर कहा तो साहिबा ने उसे अंदर आने दिया। फारिद अंदर दाखिल हुआ तो साहिबा ने लाइट ऑन की। ईशा अपने बाबा को देखकर फीडर छोड़कर बेड पे खड़ी उसकी तरफ लपकने लगी। अरे मेरी गुड़िया, बाबा ने बहुत मिस किया अपनी जान को। फारिद ने आगे भरकर उसे गोद में उठाया और उसे चटाचट चूम डाला। ईशा ने भी उसकी गाल पे बोसा दिया। साहिबा अब तक खड़ी उसके होने का यकीन कर रही थी। फारिद ने उसे चुप देखकर ईशा को बेड पे लिटाया, खुद कदम ब कदम चलता उसके करीब आया। कैसी हो? फारिद ने उसकी मुरझाई शक्ल देखकर नरमी से पूछा। साहिबा ने उसकी आंखों में देखा। अचानक वो फूट फूट कर रोती उसके गले लग गई। फारिद इस अचानक अबतात पे घबरा गया। साहिबा जान, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? फारिद ने उसके बाल से हिलाते पूछा। मैंने आपको बहुत याद किया। कुछ देर बाद साहिबा उससे अलग होकर नज़र झुकाकर बोली। फारिद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो क्या इसलिए रो रही हो? फारिद ने उसके आंसू साफ करके पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर मैं मामा बनने वाली हूँ, उसने सूसू करते बताया। व्हाट? तुम मामा, मतलब मैं बाबा बनने वाला हूँ? ओ माय गॉड साहिबा, तुम सच कह रही हो? फारिद ने उससे बाजुओं से थाम कर बेयकीनी से पूछा। जी, आप बाबा बनने वाले हैं, उसने शर्मीली मुस्कान से कहा। या अल्लाह साहिबा, थैंक यू सो मच। उसने उसे फिर से खुद में भींच लिया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो साहिबा ने डरते फारिद की तरफ देखा, जो सुकून से सोफे पर बैठा ईशा से खेल रहा था। दरवाज़ा खोलो और डरो मत, फारिद ने सुकून से कहा तो साहिबा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। साहिबा, मैं कब से दरवाज़ा बजा रही, तबीयत ठीक? आयमा ने अंदर आते परेशानी से कहा, लेकिन सामने फारिद को बैठा देखकर चुप हो गई। उसने फटी निगाहों से बेयकीनी से साहिबा को देखा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आयमा ने नाराज़गी से कहा। फारिद ने उसकी नाराज़गी भरी आवाज़ सुनकर मुस्कुराया। जहाँ मेरी बीवी होगी मैं भी तो वहीं होगा, मेरी प्यारी बहन। फारिद ने उठकर आयमा को साथ लगाकर जिताया। आयमा ने मुंह घुसरा। तो मेरी शर्त याद है तुम्हें? आयमा ने उसे घुरा। जी याद है। फारिद ने गहरा सांस भरा। साहिबा खामोशी से दोनों को देख रही थी। अचानक फारिद आयमा को छोड़कर साहिबा के सामने आया और एक घुटना ज़मीन पर रख कर बैठा। दोनों ने हैरत से उसे देखा। साहिबा तो तड़प गई। साहिबा, फारिद ने उसे पुकारा तो साहिबा नाम आंखों से उसे देखने लगी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अव्वल दिन से बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, तुम्हें दूसरी औरतों की तरह समझा, तुम्हें जानबूझकर दुख दिया, तकलीफ दी, लेकिन तुमने आज तक उफ नहीं की। मेरे घर को, मेरे बच्चों को अपना माना, उन्हें माँ का प्यार दिया, उनका ख्याल रखा, और मुझे, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता था, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा। मेरी बेरंग ज़िंदगी में तुमने रंग भर दिए हैं।
اگر سچ کہوں تو میں آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی. تم بہت اچھی ہو اور کل کے لیے اور پچھلی تمام باتوں کی زیادتی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دو اور میرے گھر واپس آ جاؤ. وہ گھر تمہارے بن ادھورا ہے. میں ادھورا ہوں. آج مجھے اعتراف کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں کہ فارد حسین تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تمہارے بغیر رہوں گا تو مر جاؤں گا. واپس چلو میرے ساتھ. چلو گی؟ فارد نے نم آنکھوں سے کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. حماد آئمہ مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے. صاحبہ زور سے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی اور اس کے گلے لگ گئی. فارد نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا کر خود میں بھینچ لیا. اچھا اب بس یہ رومانس بعد میں کرنا. پہلے اٹھو ناشتہ کر لو. حماد نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا. فارد نے صاحبہ کو الگ کیا تو وہ بھی جھمپی آنسو پونچھتے کھڑی ہوگی. آپ ناراض تو نہیں؟ فارد نے اٹھ کر آئمہ کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا. نہیں میری جان میں ناراض نہیں ہوں. مجھے فخر ہے کہ تم میرے بھائی ہو. آئمہ نے اس کا چہرہ ہاتھ میں بھر کر دم آنکھوں سے مسکراتے کہا تو فارد نے اسے گلے لگایا. اچھا فارد تمہیں ایک گڈ نیوز بھی دینی ہے. آئمہ نے اچانک فارد سے کہا تو فارد ہنس دیا. ہاں میں جانتا ہوں میں بابا بننے والا ہوں. فارد نے مسکرا کر اس کا گال کھینچ کر کہا. صاحبہ عشاء کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی. ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ آئمہ نے حیرانگی سے پوچھا. ہماری بیگم نے. فارد نے آنکھ مار کر اشارے سے بتایا تو آئمہ نے کھلے منہ سے صاحبہ کو دیکھا. صاحبہ سٹ پٹا کر شرمندگی سے نظر جھکا گئی. اچانک آئمہ کے ہنسنے پر وہ بھی ہنس دی. اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے. میں تو چاہتی ہوں تم تینوں بچیوں کو ان کا بھائی دے دو. آئمہ نے صاحبہ کو ساتھ لگا کر کہا تو سب نے بے ساختہ آمین کہا. ناشتے کے بعد فارج بچوں اور صاحبہ کو لے کر روانہ ہوا. بچے پیچھے اور صاحبہ فرنٹ سیٹ پر عشاء کے ساتھ بیٹھی تھی. فارد ڈرائیونگ کر رہا تھا. دونوں ہی خاموش تھے. صاحبہ اچانک فارد نے پکارا. جی تم نے معاف کر دیا نا مجھے؟ فارد جی میں آپ سے ناراض بھی نہیں تھی. اماں کہتی تھیں بیویاں شوہر سے ناراض نہیں ہوتی, گناہ ملتا ہے. اب بار مجھ سے معافی نہیں مانگے. صاحبہ نے اس کی طرف دیکھ کر پیار اور معصومیت سے کہا تو فارد مسکرا دیا. ویسے تمہاری اماں نے میرا بہت بھلا کیا ہے. اس نے شرارت سے کہا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب کبھی بھی تم مجھ سے ناراض نہیں ہوا کرو گی, نہ غصہ ہوا کرو گی. اچھی بیویوں والے سارے گن ہیں تم میں, میرے تو ایش ہی ایش. فارد نے شرارت سے کہا تو صاحبہ نے سمجھ کر اس کے بازو پہ دھموکا جڑا. فارد کا کہکا بے ساختہ تھا. فارد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لبوں سے لگایا. صاحبہ جھیم گئی. آئی لو یو. فارد نے گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی. آئی لو یو. صاحبہ نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں ڈال کر کہا. فارد نے مسکرا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے ڈرائیونگ پہ دھیان دیا. صاحبہ نے مسکرا کر ونڈو سے سر ٹکا لیا. اسے اپنا شہزادہ مل گیا تھا. خدا کا جتنا شکر کرتی وہ کم تھا. دونوں کی آنکھوں میں آنے والے مستقبل کے خواب تھے. چمک تھی, خوشیاں تھیں. دونوں محبت کی قید میں تھے. خوش تھے, بے تحاشا خوش. قسمت دور کھڑی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی. محبت جیت گئی تھی اور محبت تو جیت ہی جاتی ہے ہر حال میں اگر سچی ہو تو. واہ رے محبت تیرے کیا کہنے. اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی دوسرے ناولز کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.